Hello students, welcome to Biomentors classes online. So today we are going to discuss numericals on a chapter motion in a straight line. थियरी लेक्चर को आप गो थ्रू कर चुके हैं, इसके बाद ये आपके लिए एक न्यूमेरिकल लेक्चर है जिसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि लगभग हर टॉपिक को टच करते हुए कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स यहां पर लिए जाएं. यस, सो अब यहां पर पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है. इसमें आपको करना क्या है, एक बात को समझ लीजिए. सवाल आपके सामने आ रहा है, इवन दो मैं सवालों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको यही काम करना है. क्वेश्चन सामने आता है तो आप स्क्रीन पे मैं सॉल्व कराता रहूंगा, लेकिन आपको अपने मन से सॉल्व करना है और आपको अपने मन से आंसर यहां पर निकाल के देना है. चलो, तो एक पार्टिकल है. अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी विद स्पीड v1 and then from B to A with speed v2. Find the average velocity and average speed. सवाल को ध्यान से समझिए. एक पार्टिकल है जो इसने पॉइंट A से स्टार्ट किया है और पॉइंट B तक जाने वाला है ना? बात सही है. जब A से B तक की डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं कितनी है, A से जो B तक की जो दूरी है उसको मैंने मान लिया है कितनी है, D है. अब यहां पर खास बात क्या हो रही है, जब वो A से B की तरफ जा रहा है तो v1 स्पीड से जा रहा है और B से जो लौट के आ रहा है तो वो v2 स्पीड से लौट के आ रहा है. आपको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बतानी है. ठीक है. अब यहां पर देखो, एवरेज वेलोसिटी का आंसर आप तुरंत दे सकते हो और वो कितना होगा, 0. क्यों 0 होगा? क्योंकि ये देखो, एवरेज वेलोसिटी की जब आप बात करोगे तो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. चूंकि डिस्प्लेसमेंट ही 0 है भाई, देखो जहां से चले आप वहीं पे लौट के आ गए तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. जहां से चले वहीं पर लौट के आ गए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. चूंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी. तो ये तो इसमें पहले सवाल का आंसर हो गया. दूसरा सवाल क्या है, एवरेज स्पीड. अच्छा, जब मैं एवरेज स्पीड की बात करूंगा तो एवरेज स्पीड क्या होगा, तो भाई आप बोलोगे एवरेज स्पीड बराबर आएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. यस और नो? अच्छा, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी जाएगी, देखो A से B तक D और फिर वापस लौट के आएगा तो फिर से D अपॉन टाइम. तो अब देखो टाइम को मैं कैसे निकालता हूं, तो भैया मैंने बोला जाने में जो टाइम लगा है वो T1 है और आने में जो टाइम लगा है वो T2 है. जाने में जो टाइम लगा है वो T1 है और आने में जो टाइम लगा है वो T2 है. तो T1 बराबर क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी मतलब D बाई V1, और T2 बराबर कितना आएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी मतलब D बाई V2. बोलो सही है, यस और नो? तो आप यहां पर डिवाइड में क्या लिखोगे, यहां आप डिवीजन में लिखोगे टाइम मतलब D बाई V1 प्लस का D बाई V2, दैट विल बी द टोटल टाइम. अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है. देखो सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिए, देखो D प्लस D कितना आ जाएगा, 2D. तो V एवरेज आएगा आपके पास में 2D. फिर यहां पर आप देखिए D तो आएगा कॉमन, ये बचेगा 1 बाई V1 प्लस का 1 बाई V2. क्लियर? D से D कैंसल हो जाएगा तो V एवरेज कितना आ रहा होगा, 2 ऊपर बच रहा होगा. नीचे देखिए, यहां आप एलसीएम लोगे तो ये एलसीएम आएगा V1 V2. V1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, V2, तो ये V2 आएगा यहां पर V2 प्लस का V1. सो इट इंप्लाइज V एवरेज का जो फाइनल आंसर आएगा आपके पास में वो आएगा 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस का V2. 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस का V2, ये एवरेज स्पीड का आंसर आएगा. वैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये डायरेक्टली याद भी होगा. अब यहां पर एक बात समझिए, मैं यहां पर V1 और V2 के फॉर्मेट में आपको दिया हूं. अब इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है और ये सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा. तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों के लिए ये सवाल यहां पर सॉल्व हो चुका है. अगले सवाल की तरफ मैं मूव ऑन करता हूं बेटा. अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम A to B फॉर द फर्स्ट 1/3 टाइम विद स्पीड V1, नेक्स्ट 2/3 टाइम विद स्पीड V2. फाइंड द एवरेज स्पीड. सवाल समझिए क्या हो रहा है, यहां पर एक पार्टिकल है, A से चालू हो रहा है और यहां पर B तक उसे पहुंचना है. ठीक है. अब A से B तक का जो है उसने क्या बोला है, फॉर द फर्स्ट 1/3 टाइम. फॉर द फर्स्ट 1/3 टाइम का मतलब क्या हो जाएगा
कि भैया हमको मानना पड़ेगा कि यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में जो उसने टाइम लगाया है वो T1 है, सॉरी T है, इसमें से 1/3 टाइम, तो मैंने बोला कहीं यहां तक मैं मान लेता हूं ये वाला समय है T1 और ये जो T1 है वो वास्तविकता में T/3 है। क्लियर हो गया? और इसमें जो इसकी स्पीड है वो है आपकी कितनी, V1। स्पीड कितनी है, V1 है। और जो रिमेनिंग है वो है आपका T2 समय, और ये T2 कितना है, नेक्स्ट 2/3 मतलब 2T/3, और इसमें जो स्पीड है वो है V2। मैं क्या कहता हूं, मैं मान लेता हूं कि ये जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल करी है वो है D1 और ये वाली जो है वो है D2। कोई दिक्कत होगी क्या? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो जब आप एवरेज स्पीड लिखना चाहोगे तो आप लिखोगे V एवरेज बराबर D1 प्लस का D2 अपॉन T1 प्लस का T2। क्लियर? यस और नो? अब यहां पर देखो T1 की जगह तो आप नीचे लिख दोगे T/3 प्लस 2T/3, और डिस्टेंसेस ये मैंने मानी है भाई, ये गिवन तो थी नहीं, यहां पे उसने क्या दिया था, वेलोसिटी दे रखी थी। तो एक बात बताओ, डिस्टेंस को क्या लिखा जा सकता है, D1 लिखा जा सकता है V1 T1, मतलब D1 बराबर आएगा V1 और T/3, और यहां पर आपका D2 कितना आएगा, V2 इंटू 2T/3। क्लियर? नाउ पुट दीज वैल्यूज। अब इन वैल्यूज को बेटा यहां पर पुट कर दो। हमेशा जब भी एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड सवाल आए तो इस प्रकार से बनाइए, आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो V एवरेज बराबर आएगा कितना, V1 T/3 प्लस का V2 2T/3 होल डिवाइडेड बाई T/3 प्लस का 2T/3। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, T/3 प्लस 2T/3 तो T आएगा, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। अब बस यहां पर आपको क्या करना है, इसमें देखना है। तो इसमें देखो T/3 तो कॉमन आ जाएगा, T/3 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, ये बचेगा V1 प्लस का 2V2। क्लियर? होल डिवाइडेड बाई, ये आ रहा है T से T कैंसल, सो योर आंसर विल बी V1 प्लस का 2V2 होल डिवाइडेड बाई 3। तो मैं आंसर फाइनली अगले पेज पे लिख रहा हूं, देखना V एवरेज कितना बनेगा, ये बन रहा है V1 प्लस का 2V2 अपॉन 3। ठीक है, ये ऐसा क्यों बना है, लॉजिक क्लियर है? यहां पर आप देख पा रहे हैं ये T से ये T कैंसल हो जाएगा तो 1/3 रहेगा, तो 1/3 टाइम्स V1 प्लस का 2V2 को मैं सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकता हूं V1 प्लस का 2V2 डिवाइडेड बाई 3। तो ये अलग अलग वैरायटी के ऐसे छोटे छोटे से सवाल बनते हैं एवरेज में। अब मैंने यहां पे जो आपको दो सवाल करवाए हैं, देखो एक बात समझिए, वी आर नाउ इन अ क्रैश कोर्स मोड, तो हमको यहां पर हर टॉपिक को टच करते हुए आगे बढ़ना है। अब यहां पर मैंने दो अलग अलग वैरायटी के, भले ही एवरेज स्पीड के सवाल हैं लेकिन दोनों अलग अलग तरह के सवाल हैं, और यहां पर आपको आगे चल के 3 पार्ट्स में 4 पार्ट्स में भी डिवाइड करा के सवाल बनाया जा सकता है। तो इसलिए आपको इसके लिए ऑलरेडी क्या रहना है, प्रिपेयर रहना है। अगला सवाल देखते हैं। यहां पर सवाल देखो क्या है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक पार्टिकल है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में एक नियत त्वरण से चल रहा है। इफ द मोशन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यदि मोशन जो है वो विरामावस्था से प्रारंभ होती है, फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड टू दैट इन nth सेकेंड। क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट का रेशियो चाहिए n सेकेंड में और nवें सेकेंड में। ठीक है, तो देखो s का फॉर्मूला एक तो होता है ut प्लस का हाफ at स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इन t सेकेंड, और एक होता है एसेंथ वाला होता है जिसे हम कहते हैं u प्लस का a/2 और 2n माइनस का 1, ये nवें सेकेंड में होता है। तो यहां पर आपको इन दोनों का रेशियो लेना है, तो आप लिखेंगे Sn अपॉन Sn, ये आएगा हाफ an स्क्वायर अपॉन a/2 2n माइनस 1। सॉल्व करेंगे, a/2 कैंसल, योर आंसर विल बी n स्क्वायर अपॉन 2n माइनस 1। लगभग ऐसा ही एक सवाल
नीट 2021 में पूछा जा चुका है, लेकिन उसमें उल्टा था, SN अपॉन SN था। मैं इसको जैसे बताता हूं, SN अपॉन SN, तो इसका आंसर आएगा 2n माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। लेकिन ऑप्शन इतने आसान नहीं देता है, वो इसको 2n अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर या फिर 2/n माइनस 1/n स्क्वायर इस फॉर्मेट में भी आपको दे सकता है। ठीक है, तो ये अब इसमें क्या है, डेटा डालो सवाल करो वाले टाइप के वैरायटी के सवाल आते हैं। अब इनको यदि आप कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज यहां पर आपको परेशानी हो भी सकती है। अब यहां पर देखो, ये सवाल है, 2 पार्टिकल्स A एंड B आर एट द सेपरेशन ऑफ 100 मीटर। आपके पास में 2 पार्टिकल दिए गए हैं, सवाल को साथ में सॉल्व करना चालू कर दो भाई। देखो ये मत देखो कि मैं आपसे कुछ बात करूंगा, क्योंकि मैं जो भी बात करूंगा उसका मुझे, देखो ऐसा तो है नहीं कि आप हमेशा उल्टा उत्तर दोगे और फिर वो मुझे सुनाई देगा उसके बाद मैं कुछ कहूंगा। मैं अकेला ही यहां पर बड़बड़ करने वाला हूं। तो एक इस तरह से आपको मान के चलना है कि मैं वहीं पर आजू बाजू में आपके सामने खड़ा हूं, आप फिजिकल क्लास में खड़े हो, सामने बोर्ड खड़ा, सामने बोर्ड है, बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल ऐसे मानते हुए आपको चलना है। तो यदि मैं सामने खड़ा होता तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा होता, बस इतना ही फर्क होता है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी मैं आपको जैसे समझा रहा हूं दैट इज मोर देन सफिशिएंट, आपको समझ में आना चाहिए, कोशिश करनी है कि हमको ज्यादा से ज्यादा इनपुट मिले हमको, ठीक है, रादर देन कि मैं यहां पे आके कुछ टाइम पास करूं आपका। उससे ज्यादा जरूरी यह है कि आप कितने ज्यादा से ज्यादा सवालों को कितने कम से कम समय में कर सकते हैं, क्योंकि जितना आपका टाइम कम वेस्ट होगा इसमें, वही आपको ज्यादा प्रैक्टिस के लिए क्या करेगा, उत्साहित करेगा। चलो, तो हमारे सवाल में क्या दिखा है, ए और बी 2 पार्टिकल हैं जो 100 मीटर की दूरी पर है, तो मैंने एक ए लिख दिया और एक यहां पर लिख दिया बी। दोनों के बीच की दूरी जो सवाल में दे रखी है वो कितनी है, 100 मीटर। देखो मैंने हमेशा से आपको एक बात बताई है, सवाल सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज आस्क्ड। जब तक आपको ये चीजें नहीं पता लगेंगी तब तक आप सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे इस पर्टिकुलर सवाल में क्या हो रहा है कि 2 पार्टिकल ए और बी 100 मीटर की दूरी पर हैं, तो भैया ये गिवन है ये चीज, तो मैंने ये बना दी। दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर विद यूनिफॉर्म स्पीड, वो दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं 100 मीटर यूनिफॉर्म स्पीड से, ए विद 5 मीटर पर सेकेंड और बी 15 से। तो ए वाला इधर चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, बी वाला इधर चल रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से। सवाल है व्हेन एंड वेयर द 2 पार्टिकल्स मीट, तो जब भी ये मिलने वाले सवाल होते हैं तो ये कहां मिलेंगे, तो इसका समय का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन वी रिलेटिव, बराबर, डिस्टेंस अपॉन वी रिलेटिव बराबर। तो यहां पर दोनों के बीच की दूरी है 100 मीटर और वी रिलेटिव मतलब क्या, वीए माइनस वीबी, वीए माइनस का वीबी। तो आप लिखोगे 100 अपॉन 5 माइनस, अब देखो इसको आपने प्लस माना है तो ये ए डायरेक्शन नेगेटिव आएगी, तो माइनस का 15, तो यहां पर आएगा 100/20, मतलब 5 सेकंड के बाद मिलेंगे। यहां पर आपने क्या पता लगा दिया कि ये दोनों कहां मिलेंगे, 5 सेकंड के पश्चात मिलेंगे। अब कितनी दूर मिलेंगे, तो भैया देखो डिस्टेंस कवर्ड बाई ए कितना आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए इंटू टाइम टेकन बाई ए, तो डिस्टेंस कवर्ड बाई ए आएगा 5 इंटू 5, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए आएगा 25 मीटर। इसका मतलब यह है कि ए 25 मीटर की दूरी ट्रैवल कर चुका होगा, उस जगह पर ये मिलेंगे। नीट में ऐसे टाइप के सवाल आते हैं बेटा। अब यहां पर हो सकता है कि वो इसमें से कोई एक वेलोसिटी को गायब कर दे, डिस्टेंस को गायब कर दे, टाइम, देखो ओवरऑल पैरामीटर देखो यहां पर कितना आ रहा है, एक दोनों के बीच की दूरी, एक ए की स्पीड एक बी की स्पीड, ठीक है, 3, और वो लगने वाला टाइम, 4 पैरामीटर है, 4 में से कोई भी वो 3 देगा। जैसे इस सवाल में देखो डिस्टेंस दे रखी है, ए की स्पीड और बी की स्पीड दे रखी है, टाइम पूछा है ना। तो इसी प्रकार से वो यहां पर क्या करेगा, 4 पैरामीटर है, 4 में से कोई 3 देगा। अब वो 3 को आपको आइडेंटिफाई करना है, 4 पैरामीटर है, 4 में से वो किन्हीं 3 पैरामीटर्स को देगा और चौथा पूछेगा, और चौथे के बेसिस पर ही अगला आंसर यहां पर निकलता है, चौथे के बेसिस पर ही आपसे यहां पर अगला आंसर निकाला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है।
अच्छा, मैंने यहां पे एक का तो बता दिया कि ए से 25 मीटर की दूरी पर। इसमें अब इसके आगे पता है क्या बचा है? इसके आगे बस ये ऑप्शंस में खेलता है। मतलब कैसे? ऑप्शंस में कैसे खेलता है कि भैया देखो, ये वाला पॉइंट हो गया ए का, ये वाला पॉइंट हो गया बी का, बराबर। यहां से ये वाला पॉइंट मैं मान लेता हूं पी, जो यहां से तो 25 मीटर की दूरी पर है। इसका डेफिनेट मतलब ये है कि यहां से ये वाला पॉइंट बी से कितनी दूरी पर होगा? 75 मीटर पे। तो ऑप्शन में क्या, ऑप्शन में ऐसे ही होता है कि भैया ए से 25 मीटर, बी से 75 मीटर, दोनों के मिड पॉइंट पर, मिड पॉइंट से 25 मीटर। बात समझिए। अब जैसे इस सवाल में तो 5 सेकंड वाला आंसर डेटा बन के आया है, लेकिन कुछ और भी हो सकता था डेटा। ऑप्शंस को कुछ थोड़ा सा और मरोड़ा जा सकता है, ऑप्शन को और थोड़ा सा मरोड़ा जा सकता है। ऑप्शन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन ऐसे भी बनाया जा सकता है कि ए हैज ट्रैवल्ड 1/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस, ये भी इसका एक आंसर है। बी हैज ट्रैवल्ड 3/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस, ठीक है, ये भी इसका एक आंसर है। मीटिंग पॉइंट इज 25 मीटर अवे फ्रॉम ए, या मीटिंग पॉइंट इज 75 मीटर अवे फ्रॉम बी। तो ये 4 पॉसिबल आंसर्स मैंने बताए हैं। एग्जामिनर इसमें से भी किसी आंसर को अलग फॉर्मेट में आपसे पूछ सकता है, तो ध्यान रखना। ऐसे जनरली सवाल कहां पूछे जाते हैं? जहां पर मोशन अंडर ग्रेविटी के सवाल होते हैं। तो कभी ग्राउंड से हाइट दे देता है, कभी टावर के टॉप से हाइट दे देता है, कभी टावर के मिड पॉइंट से हाइट दे सकता है। तो यहां पर मिड पॉइंट से कितनी दूरी पर है? तो मिड पॉइंट देखोगे तो ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट आएगा, तो यहां से ये दूरी कितनी है? 25 मीटर ही है, ठीक है। चलो, a boy is moving with constant velocity 12 मीटर पर सेकेंड। एक लड़का है जो 12 मीटर प्रति सेकंड के नियत वेग से चल रहा है। when he is 32 मीटर behind a cyclist, the cyclist starts from rest and moves under constant acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। After how much time the boy meets the cyclist? Explain reason for 2 answers। अब देखो यहां पे 2 आंसर आने वाले हैं, है ना। अब समझिए क्या हो रहा है। पहले इसको डायग्रामेटिकली बनाने की कोशिश कीजिए। एक बॉय, लड़का है जो 12 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। तो मैंने कहीं लड़का बनाना है। अब यहां पर उसने लिखा व्हेन ही इज 32 मीटर बिहाइंड अ साइकिलिस्ट। इसका मतलब साइकिलिस्ट कहां पर है? ये आपका साइकिलिस्ट, ठीक है, ये साइकिल सवार हो गया। और यहां पर एक लड़का है। इस समय इनके बीच की दूरी 32 मीटर है, ठीक है। यहां पे ध्यान रखना, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? 32 मीटर है। बॉय इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड। ये चल रहा है आपका 12 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से। देखो जो दिया है मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूं। व्हेन ही इज 32 मीटर बिहाइंड अ साइकिलिस्ट, द साइकिलिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब इसका जो है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एंड मूव्स अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का आ रहा है। आफ्टर हाउ मच टाइम द बॉय मीट्स द साइकिलिस्ट। अब देखो ये काफी पुराना पैटर्न हो गया है, नाउअडेज वो इसको भूल गए हैं, ऐसा मान सकते। देखो क्या है ना, पूरा जो मैकेनिक्स पकड़ लेते हो ना आप, मतलब वर्क एनर्जी पावर वगैरह तक मिला के 5-6 सवाल ही पूछे जाते हैं, और उसमें भी वो फोकस करते हैं वर्क एनर्जी पावर, उसमें से ज्यादा पूछ ले। या फिर जो काइनेमेटिक्स के भी सवाल होते हैं उसमें भी कई बार वर्क एनर्जी पावर के, एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह के कॉन्सेप्ट लगा के सवाल हो जाते हैं। तो अब हम यहां पर पहुंच चुके हैं। अब यहां पर इसको सवाल को आगे हमको क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है। अब सोचो इस समय ये t बराबर 0 की सिचुएशन है, t बराबर 0 की ये सिचुएशन है, बराबर। अब हम क्या मान लेते हैं कि समय t में t समय पश्चात क्या होगा? t समय पश्चात देखो ये साइकिल वाला भी आगे चलेगा और ये लड़का भी आगे चलेगा, दोनों आगे चलेंगे ही नहीं चलेंगे। तो मैंने बोला कि यहां से इस साइकिल वाले ने दूरी चल ली है d,
यहां पर आपका ये साइकिल वाला आया है और साथ में ये लड़का भी यहां पर ही खड़ा है, दोनों यहां पर मिल गए। समय दोनों को कितना लगेगा? समय दोनों को कितना लगेगा? टी। समय दोनों को कितना लगेगा? टी। बराबर। तो टी समय के लिए दोनों की मोशन को इक्वेट कर देते हैं। देखो लड़के ने कितना चला, 32 प्लस का डी चला। लड़के ने बॉय ने टी समय में 32 प्लस का डी डिस्टेंस ट्रैवल करी और साइकिल वाले ने टी समय में डी डिस्टेंस ट्रैवल करी है। यस और नो? डिस्टेंस दोनों की बनवा दी मैंने। अब यहां पर क्या है, यदि मैं साइकिल वाले के लिए यदि टाइम निकालता हूं तो टी बराबर कितना आएगा भाई? वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बराबर क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? 32 प्लस का डी अपॉन 12। ये किसके लिए? लड़के के लिए। बराबर। और साइकिल वाले के लिए क्या आएगा? सर साइकिल वाले के लिए कैसे निकालेंगे? तो एस बराबर यूटी प्लस का हाफ एटी स्क्वायर। डिस्टेंस के लिए निकाल सकते हो, डिस्टेंस बराबर डी बराबर हाफ ए और टी स्क्वायर। यस और नो? तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। 2 से 2 काट लो तो डी बराबर आएगा टी स्क्वायर। खत्म। यहां से आपको टी की एक इक्वेशन मिलते हुई नजर आएगी। कैसे? देखो ये टी बराबर इतना है और यहां पर डी बराबर टी स्क्वायर है। यहां डी दिख रहा है, मैं इस डी को हटा देता हूं, काम खत्म। तो मेरे पास में कितना आएगा? टी बराबर 32 प्लस का टी स्क्वायर अपॉन 12। यहां आएगा 12t बराबर 32 प्लस का टी स्क्वायर। सो टी स्क्वायर माइनस का 12t प्लस का 32 बराबर 0। यहां पर देखिए टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस 4t प्लस का 32 बराबर 0। यहां पर मैं सॉल्व करूंगा, टी कॉमन, टी माइनस का 8 माइनस का 4 कॉमन, टी माइनस का 8 बराबर 0। तो टी माइनस 8 कॉमन लोगे तो ये आएगा टी माइनस का 4 तो बराबर 0। बोलो सही है क्या? बिल्कुल सही है। अब क्या करना है यहां से? अब आपको यहां से टी के 2 आंसर आ रहे हैं, एक तो आ रहा है 4 सेकंड और एक आ रहा है 8 सेकंड। तो यहां पर ये 2 आंसर क्यों आ रहे हैं पता है? देखो क्या हो रहा है, लड़का पीछे था, साइकिल सवार आगे था। एक समय वो आएगा जहां पर क्या हो रहा है कि ये वाला इसको मिलेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद में लड़का आगे निकल जाएगा, लड़का पहले आगे निकल जाएगा, लेकिन उसके बाद में फिर से साइकिल वाला धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। क्यों? लड़के साइकिल वाले की स्पीड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन भी है। तो भैया हर सेकंड बाद उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाती है। तो एक समय बाद में ऐसा भी आएगा कि जब वो उसको आगे क्रॉस करके चला जाएगा। तो अब देखो 4 सेकंड यदि पश्चात बात करता हूं मैं, तो 4 सेकंड के हिसाब से यदि देखो तो लड़के ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी? तो डिस्टेंस बराबर आएगा वेलोसिटी इंटू टाइम। सो डिस्टेंस आएगी कितनी? वेलोसिटी कितनी है? 12 इंटू 4। तो डी बराबर है 12 24 36 32 48 मीटर। मतलब लड़के ने, बॉय ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 32 तो वो पहले पीछे था और 48 ये 8 और 2 10 0 80 मीटर। ये सवाल हैं जो इसमें और पूछे जा सकते हैं। मतलब सवाल ये पूछा जा सकता है कि द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉय, तो कितना आ जाएगा? 32 तो ये पहले पीछे था और 48 ये और चल लिया, तो 48 और 32 कितना हो गया? 80 मीटर। बराबर। अच्छा, दोबारा जब वे मिलेंगे तब कौन सी सिचुएशन आएगी? तो तब ये वाली सिचुएशन आएगी कि भाई 8 सेकंड के लिए यदि देखोगे तो डी बराबर आएगा 12 इंटू 8, 12 टे 96 मीटर। तो बॉय की जो टोटल डिस्टेंस इस केस में आएगी वो आएगी 96 प्लस 32, 6 और 2 8, 9 और 3 12, 128 मीटर। तो लड़का अपनी पोजीशन से 128 मीटर चल चुका होगा, तब जाके फिर से दोबारा साइकिल वाला उसे पकड़ेगा। ठीक है, क्लियर? तो ये सवालों का पैटर्न देखो, उसमें से ही वो अलग से सवाल बनाता है। ये वाला आंसर तो हर कोई निकाल लेता है, 4 सेकंड और 8 सेकंड वाला, लेकिन यहां पर और जो आंसर निकलते हैं उनको भी आपको यहां पर देखना पड़ेगा। यस और नो? ये एक तरह की वैरायटी है जिसको हमको यहां पर समझने की आवश्यकता है। मुझे लगता है मैंने 4-5 सवाल करवा दिए होंगे, और देखते हैं सवाल। देखो यहां पर क्या मिल रहा है।
अ पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अ पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन ए बी। ओके, तो देखो यहां पर है, ये एक स्ट्रेट लाइन बना दो पहले तो बी और ए की। मैंने बोला ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये पार्टिकल ए पर इसकी जो स्पीड है वो है u। देखो हैज वेलोसिटीज u एंड v एट a एंड b, तो a पे कितनी आ गई u और b पे कितनी आ रही है, v आ रही है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। भैया ये वाला है मिड पॉइंट, तो यहां पर मान लेता हूं v नॉट है, तो ये कितनी है ये आपको यहां पर बताना है। वैसे एक बात बताऊं मैं, तो इसका आंसर वैसे तो आपको याद होगा, लेकिन जिनको याद नहीं है वो निकाल सकते हैं। जिनको याद है वो तो ठीक ही है भाई, जिनको याद है वो तो ठीक ही है। कितना आता है इसका आंसर, तो इसका आंसर आता है अंडर द रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2। ये इसका आंसर आता है, ये आपको याद होगा। अब जिनको याद नहीं है वो क्या करेंगे, वो इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो मैंने मानिए यहां पे एक्सेलरेशन को मैं मान लेता हूं कितना है a, ये वाली डिस्टेंस d मान लेता हूं क्योंकि मिड पॉइंट है, तो ये वाली डिस्टेंस भी d आ जाएगी बराबर। अब देखो एक थर्ड इक्वेशन यदि मैं लगाता हूं तो v नॉट स्क्वायर बराबर आएगा u स्क्वायर प्लस का 2ad। सही है क्या। और अगली बार मैं यहां से यहां तक के लिए लगाता हूं तो v स्क्वायर बराबर कितना आएगा, v नॉट स्क्वायर प्लस का 2ad। अब इसमें से किसी भी इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये वाली इक्वेशन क्यों लगाई, देखो डिस्टेंस पता है मुझे, डिस्टेंस पता है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी थी, इनिशियल पता है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट को मैंने a मान लिया है। फिर यहां से यहां तक में भी देखो फाइनल पता है, इनिशियल पता है, डिस्टेंस पता है, एक्सेलरेशन a को कांस्टेंट माना हुआ है। थर्ड इक्वेशन में ये सारी चीजें मीट कर रही हैं, टाइम के बारे में तो कुछ है ही नहीं। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। सो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट वी स्क्वायर माइनस का वी नॉट स्क्वायर बराबर 2ad से 2ad तो कट जाएगा, तो ये आएगा वी नॉट स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर। इसको इधर ले, इसको इधर लो और सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर एज वी नॉट बराबर अंडर द रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2। ये एक तरह का स्टैंडर्ड सवाल है जिसका रिजल्ट यदि आप याद रख लें तो बहुत अच्छी बात है। देखो एक बात समझो, हम इतने सारे रिजल्ट्स याद रखते हैं लेकिन वो सभी काम के हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर इसी पॉइंट पर सवाल पूछ ले, इसी पॉइंट पर सवाल पूछ ले। हो सकता है कि वो ये पूछ ले मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट का पूछा है, मिड टाइम का पूछ ले। जैसे हम लोग एक सवाल और कर चुके पहले कि 1/3 टाइम में इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करिए, तो वो सवाल कैसे बनाएगा एग्जामिनर इसके बारे में कोई नहीं जानता है, बट आपको अपनी साइड से पूरी प्रिपरेशन करके रखनी है। A particle is dropped from the top of a tower height 80 मीटर, find the time of journey and the speed with which it strikes the ground। ये सवाल है। देखो यहां पर आपने क्या किया, एक 80 मीटर का बना दिया टावर। क्या बना दिया, 80 मीटर का बना दिया है टावर, और इस 80 मीटर के टावर से आपने बॉल को या ऑब्जेक्ट को क्या किया है, पार्टिकल को ड्रॉप किया है। ठीक है, टावर की हाइट 80 मीटर दे रही, फाइंड द टाइम ऑफ जर्नी, तो कितना टाइम लगेगा ये पूछा गया है और कितनी स्पीड से ये यहां पर टकराएगा। तो भैया देखो स्पीड तो आप सीधा सीधा निकाल लोगे, v बराबर आएगा अंडर द रूट ऑफ 2gh, यस और नो। तो कितना आएगा, अंडर द रूट ऑफ 2 इंटू 10 इंटू 80, 8 दूना 16 का रूट 4, 40 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ये यहां पर टकराते हुए नजर आएगा, यस और नो। और टाइम के लिए क्या करोगे, तो टाइम जो लगेगा वो आएगा अंडर द रूट ऑफ 2h अपॉन g। तो ये कितना आएगा, अंडर द रूट ऑफ 2 इंटू 80 बटे 10, 4 सेकेंड। तो इसका मतलब ये पार्टिकल 4 सेकेंड पश्चात यहां पर होगा, और इसकी टकराते समय जो स्पीड है वो 40 मीटर प्रति सेकेंड होगी। बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन अब इसमें वो सवाल इतना आसान डायरेक्टली नहीं देगा। वो क्या पूछेगा, भैया ऐसे फाइंड द टाइम टू ट्रैवल, कि भैया ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से पहले और मिड पॉइंट के बाद में कितना टाइम लग रहा है ये बताओ।
बराबर, मिड पॉइंट से पहले और मिड पॉइंट के बाद में कितना टाइम लग रहा है, तो T1 कितना आ जाएगा, T1 आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 2 इंटू 40 अपॉन 10, मतलब 2√2 बराबर। और इस वाले टाइम को वो T2 बोल देगा, तो अब T2 कितना आएगा, तो T2 जो आएगा वो आएगा एक्चुअली T माइनस का T1, मतलब 4 माइनस 2√2 बराबर, यस और नो। तो अब आप इसे क्या लिख सकते हो, 2 को कॉमन ले लूं तो इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2 माइनस 2√2। तो देखो 2 को यदि मैं कॉमन निकाल लूं तो ये बच जाएगा 2 माइनस का √2, यस और नो। तो T2 आ सकता है। मतलब सवाल ये पूछा जा सकता है कि मिड पॉइंट से नीचे जाने में कितना समय लगेगा। मैंने ये सवाल दिया नहीं है, मैंने सिर्फ वही सवाल दिया बेसिक सा, लेकिन इसके आगे सवाल मैं मन से बना रहा हूं क्या, कि भैया ये T2 बताओ कितना आएगा, ये T1 बताओ कितना आएगा, ये दो निकाल दिए मैंने, 2√2 और 2/2 माइनस √2। अब अगला सवाल मैं यहां पर पूछ सकता हूं, क्वेश्चन देखो ऐसे बना सकता है, ये एग्जामिनर फ्रेम करेगा क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कवर द फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ ऑफ टावर। ठीक है, तो भैया ऊपर का T1 और T2 है, T1 कितना आ रहा है 2√2, T2 कितना आ रहा है 2 माइनस का √2, दोनों का क्या ले लो रेशियो, यू विल गेट √2 अपॉन 2 माइनस का √2। अब हो सकता है ये आंसर हो ही नहीं यहां पे एग्जाम में, हो सकता है वो √2 से डिवाइड करवा दे, √2 अपॉन √2, 2 अपॉन √2 माइनस √2 अपॉन √2। अब बताओ कितना बचेगा यहां पे, तो देखो √2 अपॉन √2 काटोगे, ये तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कितना बचेगा √2, सो योर आंसर विल बी 1 अपॉन √2 माइनस 1। अब देखो ये आंसर और जो आंसर आपको यहां मिल रहा है बिल्कुल डिफरेंस हो जाता है, मतलब समझ में नहीं आता कहां से आया। मैंने क्या किया, √2 से डिवाइड किया ऊपर और नीचे, हम सेम संख्या से ऊपर और नीचे डिवाइड कर सकते हैं, सो एग्जामिनर इसके बजाय उसको प्रेफर करेगा। या फिर हो सकता है, अब देखो इसमें यहां तक आंसर निकाल दिया मैंने, अब इस सवाल में देखो इसको एक और तरह से लेके जा सकता है, नहीं इसमें तो क्या आएगा, देखो इसको 1 अपॉन √2 माइनस 1 लिखा है ना, इसको यदि मैं √2 प्लस 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, बताओ क्या आएगा। ऐसे कर सकते हैं क्या, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, यू विल गेट ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यू विल गेट √2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस का 1 मीन्स √2 प्लस 1। देखो आंसर कहां से चला था, आंसर कहां से चला था, यहां से आपका आंसर चला था, इसको मैं इस फॉर्मेट में लेके आया और एक ये दिया। अब √2 प्लस 1 देख के आप इसको निकाल के आओ, √2 प्लस 1 ऑप्शन में दिया और नीचे नन ऑफ दीज दिया है, तो मैं जानता हूं 90% स्टूडेंट इसको गलत करके आएंगे, 90% स्टूडेंट इसको क्या करके आएंगे, गलत करके आएंगे, नन ऑफ दीज पे लगा के आएंगे, यस और नो। बोलो ऐसा ही होगा कि नहीं होगा, कभी आपने सोचा है ये बात, कभी नहीं सोचा, मैं सोचने को बोल रहा हूं आपको, इसको सोचना जरूर, ठीक है, यस और नो। चलो अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम, कहां से ड्रॉप किया गया सवाल में देखो और बताओ कि क्या हो सकता है ना, टावर से ड्रॉप करना है, इसका डिस्प्लेसमेंट पहले 3 सेकंड में और लास्ट 3 सेकंड में क्या है, समान है। पहले 3 सेकंड में और आखिरी के 3 सेकंड में जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या बोला गया है, समान बोला गया है, यस और नो। चलो सवाल कैसे सॉल्व होगा उसको देखते हैं हम लोग। हमने मान लिया
ये है आपका टावर, हमने क्या मान लिया, ये है आपका टावर जिसकी हाइट है h। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ड्रॉप किया गया है, यहां से आपने किया है ड्रॉप, तो पहले 3 सेकंड में उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल करी है उसको मैं मान लेता हूं h1 बराबर। पहले 3 सेकंड लिखा ही नहीं लिखा है, तो पहले 3 सेकंड, फर्स्ट 3 सेकंड, तो आप लिखोगे h1 बराबर हाफ इंटू जी इंटू 3 का स्क्वायर, मतलब ये आ गया 45 मीटर। यस और नो? अब प्रॉब्लम यहां होती ही नहीं है, पहले 3 सेकंड में तो हर कोई निकाल ही लेता है, प्रॉब्लम आती है लास्ट 3 सेकंड। तो मैं ये मान लूं कि भैया यहां से लेकर के यहां तक जो समय है वो टी नॉट मान लूं या कैपिटल टी मान लूं, मान सकता हूं बिल्कुल। तो लास्ट 3 सेकंड के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से लेकर के यहां तक h2 मान सकता हूं। तो लास्ट 3 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, h2 बराबर, है ना, और वो कितनी आएगी, तो वो आएगी h माइनस का h1। यस और नो? तो आपने बोला बात तो सही लग रही है, सही है क्या, गलत है? ध्यान से देखो, आप एक काम कर सकते हो, लास्ट 3 सेकंड में जो वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो उसे आपने, मतलब मैं मान लेता हूं कि लास्ट 3 सेकंड में मतलब कितना, तो लास्ट 3 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रही है उसको यदि मैं कम कर दूं तो क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि यहां से लेकर के यहां तक, देखो इसमें कहीं यह नहीं बोला है कि पहले 3 सेकंड में और बाद में 3 सेकंड में आधा हो गया, मतलब ये आधा आधा नहीं है, ये तो पता लगा आधा आधा कर दिया और काम खत्म कर दिया, नहीं। तो सवाल में क्या हो रहा है, ये बात तो आपको पकड़ में आ गई है। बस अब यदि ये पकड़ में आ गई है तो अब आपको लास्ट 3 सेकंड के लिए आपको लेना पड़ेगा h2 को। अब देखो ये लास्ट 3 सेकंड है, मतलब आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में, तो ये लास्ट के 3 सेकंड वाली आ रही है। तो देखो यहां पर जब आ रही होगी तो यहां से कुछ वेलोसिटी रही होगी, तो ये लिख दिया आपने u प्लस का a/2, मतलब आपने लिख दिया g/2 और लास्ट के 3 सेकंड। यस और नो? तो h2 बराबर जो आ रहा है वो आ रहा है u प्लस का 3 दूना 6 में से गए 5, 10/2 5 5 25। यस और नो? अब ये जो दोनों डिस्टेंसेस हैं वो क्या है, सेम है। ये दोनों डिस्टेंसेस क्या है, सेम है। तो h1 बराबर यदि h2 है, h1 बराबर क्या है, h2 है, तो 45 बराबर u प्लस का 25, तो भैया u बराबर आ रहा है 20 मीटर। यस और नो? u बराबर कितना आ रहा है, 20 मीटर। तो एक बात बताओ, 20 मीटर उसकी स्पीड कब होगी, जब वो ड्रॉप करने पर, तो v बराबर का u प्लस 80, आपने ड्रॉप किया, फाइनल स्पीड कितनी आ रही है, 20 बराबर u मतलब 0, अब -20 क्योंकि नीचे की तरफ होगी, प्लस का माइनस का 10 इंटू टी, तो ये तो t बराबर 2 वाला सेकंड आ रहा है। ये क्या हो रहा है भाई, ऐसे कैसे हो गया, 2 सेकंड क्यों आंसर निकल के आ रहा है, कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या? h2 बराबर u प्लस का g/2 2 इंटू 3 माइनस 1, ये 30 सेकंड, सॉरी बेटा, सुनो सुनो सुनो, ये निकल गई, यहां पर एक गलती कर दी मैंने, ये जो मैंने निकाल दी ये थर्ड सेकंड की निकाल दी, थर्ड सेकंड की बराबर। तो मुझे इसको एक काम करना पड़ेगा, समझो क्या, इसमें एक छोटा सा पॉइंट मुझे करेक्शन में डालना पड़ेगा, और वो समझो क्या है, मुझे यहां पर इस बात को समझना पड़ेगा कि ये जो h2 जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, यदि मैं टोटल जर्नी टाइम को t मान लूं, तो क्या ये लास्ट वाला ही हिस्सा होगा क्या, बिल्कुल। तो मैं इसको टीवें सेकंड की मान लूंगा, तो 2t माइनस 1 आएगा, बस इतना सा डिफरेंस है और कुछ नहीं है। मैंने 3 लिया तो उससे गलती क्या हुई, सुनो, यदि मैं वहां 3 लिख देता हूं, देखो फॉर्मूले को समझो, s nth बराबर u प्लस का a/2
2n माइनस 1, मतलब क्या है, nवें सेकंड में, बराबर। तो मैंने यहां पे मान लिया कि भैया टोटल जर्नी का टाइम क्या है, t है। टोटल जर्नी टाइम जो है वो क्या है, तो वो है आपका 3, सॉरी t। तो जो लास्ट की जो भी डिस्टेंस है वो टीवे सेकंड वाली डिस्टेंस है क्या, क्योंकि देखो उसमें क्या लिखा, पहले 3 सेकंड की जो जर्नी है लास्ट सेकंड की जर्नी के समान है, बराबर। मैंने वो 3 गलत लिख दिया 3 पढ़ने की वजह से, और कुछ नहीं है। तो लास्ट सेकंड मतलब टीवा सेकंड, लास्ट सेकंड मतलब कौन सा, टीवा सेकंड, यस और नो, बस। तो यहां से मुझे ये मिलेगा, तो H2 बराबर जो आएगा वो U प्लस का G/2 मतलब 5 लिख लो, 2T माइनस का 1। अब हां, ये H1 बराबर H2 अभी भी ऐसे ही चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। H1 बराबर H2 अभी भी ऐसे ही चलेगा। तो H1 बराबर H2 लिखोगे तो ये आएगा 45 बराबर U प्लस का 2T माइनस का 1, बराबर। लेकिन अब सुनो, मैंने पिछली जो गलती की थी उसको मैं यहां पे सुधार सकता हूं, कैसे। अब जब ये टीवा सेकंड है तो ये टीवा सेकंड यहां से कंसीडर होगा तो यू तो 0 हो जाएगा। तो आपके पास में आएगा 45 बराबर का 2t माइनस का 1, इसको इधर लेके जाऊंगा, 5 रह गया बेटा यहां का लिखना। तो 5 से काटोगे तो 9 बराबर आएगा 2t माइनस का 1, तो 2t बराबर आएगा 10 और t बराबर आएगा 5 सेकंड। तो 5 सेकंड क्या है, टोटल जर्नी का टाइम है। 5 सेकंड क्या है, टोटल जर्नी टाइम है। तो देखो इसने 5वें सेकंड में उतनी ही दूरी ट्रैवल करी है जो पहले 3 सेकंड में कर चुका है, बराबर है। सो यहां से टी बराबर 5 सेकंड आ जाएगा। और आप क्या निकाल सकते हो, हाइट ऑफ टावर h बराबर हाफ जी और टी का स्क्वायर मतलब 125 मीटर, ठीक है, 125 मीटर। क्लियर है। अब इसको हम जरा एक और तरीके से मैं आपको यहां पर एक बताता हूं, वो क्या है समझो। डिस्टेंस ट्रैवल इन, एक काम करो, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट n सेकेंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन लास्ट सेकेंड। तो क्या हो जाएगा बता दो जरा। तो आपके पास में आएगा H1 बराबर H2 के बेसिस पर, H1 आएगा आपके पास में हाफ GN स्क्वायर, H2 आएगा वही G/2 और 2T माइनस का 1, यस और नो। तो यहां से आप G/2 से G/2 कैंसल कर लो, तो N बराबर आएगा, सॉरी N स्क्वायर बराबर आएगा यहां पे 2T माइनस का 1, तो T बराबर आएगा कितना, N स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। क्लियर। तो यहां से आपको हाइट ऑफ टावर मिल जाएगी हाफ GT स्क्वायर, तो H बराबर हाफ G N स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, बराबर। ये आ गया। अब अपने सवाल में क्या था, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट 3 सेकेंड मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो H बराबर आएगा 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9 में से गया 8, 8/2 4, 4 का स्क्वायर 16। अब आंसर क्यों मैच नहीं किया, कहां गड़बड़ी हो गई, सही लिखा है ना मैंने। हाफ जी n सेकेंड में, फर्स्ट n सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल करिए G/2 2n माइनस का 1। ओके सॉरी बेटा, ये n स्क्वायर प्लस 1 होगा, ठीक है। तो 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10, 10/2 5, 5 25, खत्म 125 मीटर। अब आप चाहें तो इसको याद रख सकते हो, लेकिन क्या ये याद रखना आसान है। H बराबर हाफ G N स्क्वायर प्लस 1/2 द होल स्क्वायर,
हाफ जी एन स्क्वायर प्लस 1/2 द होल स्क्वायर। लो, अब जो कहते हैं ना शॉर्टकट बताओ, शॉर्टकट बताओ, लेकिन ये शॉर्टकट जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है अपने आप में। पहले n सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करी गई है वो लास्ट सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करी गई उसके बराबर है, तो आपको हाइट ऑफ द टावर ऐसे निकल सकती है, डायरेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में आप इसमें वैल्यू पुट करते चले जाइए, अब इसके पश्चात इसमें वैल्यू पुट करते चले जाइए और सॉल्व होता चला जाएगा। हाँ, ये हो सकता है मेरे से माइनस उधर ले जाते समय प्लस की जगह माइनस ही रह गया, उसकी वजह से आंसर मैच नहीं किया, लेकिन आंसर मैच नहीं किया तो मेरे को पता लग गया। बट यहां पर क्या आपको ये बात समझ में आ गई? यस और नो? अब एग्जाम में ये डेरिवेशन थोड़ी करते बैठना है, एग्जाम में आपको फटाफट फटाफट निकालना है। अब यहां पे 3 सेकंड दिया है ना, 3 सेकंड की जगह 2 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड ऐसा डेटा देगा, बस 2 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड ऐसा कुछ क्या देगा, डेटा देगा, और आपको टोटल क्या निकालना रहेगा, हाइट ऑफ द टावर निकालना रहेगा, जो मैंने यहां पर आपको बता दिया है। ठीक है, श्योर है क्या? चलो आगे बढ़ता हूं अगले सवालों की तरफ। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 16 मीटर हाई, वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, क्या बोला गया है? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम सच दैट व्हेन द फर्स्ट ड्रॉप रीचेज द ग्राउंड द फिफ्थ ड्रॉप जस्ट स्टार्ट्स। ठीक है, तो हमारे पास में हम मान लेते हैं ये ग्राउंड है और यहां से आपका नल एक बना दिया मैंने। ओके, चलो अब देखो उसने क्या बोला है कि जब पहली बूंद जमीन पे है उस समय यहां पे कौन सी बूंद है? 5वीं। ये मैं मान लेता हूं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। ये जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की बात कर रहा है, इसे मैं मान लेता हूं टी। इसे मैं क्या मान लेता हूं? टी। तो अब देखो क्लियरली यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये है आपकी फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ और ये है फिफ्थ। बराबर? तो अब सोचो, यदि मैं ये बोलूं कि पहली जो ड्रॉप है, फर्स्ट ड्रॉप जो है वो यदि t बराबर 0 पर निकलती है, तो जो सेकंड ड्रॉप निकलेगी वो नल पे कहां पर होगी? t बराबर t पर। मैंने t मान लिया उस इक्वल इंटरवल को। तो तीसरी ड्रॉप कब होगी नल के यहां पर? तो ये होगी t बराबर t में और t जोड़ोगे तो 2t आ जाएगा। अच्छा, चौथी ड्रॉप नल के यहां पर कब होगी? तो आपने बोला t बराबर 3t पर होगी। और 5वीं ड्रॉप जो है वो t बराबर 4t पर कहां पर होगी? नल के टैप पर। कहां पर? नल पर। बराबर है क्या? आपने बोला बिल्कुल सही बात। अब सोचो, इसका मतलब यह है कि जो पहली बूंद जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो कितनी ट्रैवल करेगी, कितना टाइम चलेगी? तो ये चलेगी आपकी 4t, ये कितना चलेगी? 3t, ये 2t और ये t, क्योंकि t बराबर फिर 0 पे आ गया। भाई जो मेरी ड्रॉप्स t बराबर 0 पर पहली बूंद कहां पर है? नल पर है। बराबर? सेकेंड ड्रॉप t बराबर कैपिटल T पर है, थर्ड ड्रॉप t बराबर 2t पर, फिर 3t पर और फिर 4t पर। बराबर? तो इतना ही तो समय जा रहा है। तो इतना जब समय जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि पहली बूंद जो है उसने 4t समय तक डिस्टेंस ट्रैवल करी है, और इस बेसिस पर यदि मैं बात करूं तो उसने 16 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करी है। तो भैया आप लिख सकते हो s बराबर का हाफ a t स्क्वायर के हिसाब से s 16 मीटर है, हाफ g और कितना समय? 4t के हिसाब से। क्लियर? तो 4 का 16 करोगे तो देखो हाफ gt स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। 1 हाफ gt स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। इससे कोई फायदा? देखो फायदा मैं समझाता हूं कि देखो पहली बूंद के लिए मैंने अब ये वैल्यू मेरे पास में अवेलेबल हो गई। तो अब देखो सेकंड ड्रॉप के लिए जब मैं बात करूंगा तो सेकंड ड्रॉप कितनी चलेगी? सेकंड ड्रॉप चलेगी हाफ g और 3t का होल स्क्वायर। मतलब सोचो क्या, इस हाफ gt स्क्वायर की जगह मैं 1 रख दूं और 3 का स्क्वायर, मतलब क्या ये 9 मीटर हो जाएगा? यस और नो? अच्छा, थर्ड ड्रॉप कितनी चलेगी? फिर थर्ड ड्रॉप चलेगी हाफ g और 2t का स्क्वायर, मतलब 4 मीटर। फोर्थ ड्रॉप कितनी चलेगी भाई?
तो ये चलेगी हाफ जी, और टी स्क्वायर तो ये चलेगी 1 मीटर। बराबर किस बूंद ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी है ये पता लग गया। देखो पहली बूंद ने कितनी करी है 16 मीटर, इसने यहां से लेकर के यहां तक 16 मीटर। फिर सेकंड ड्रॉप ने कितनी चली है तो आपको मिल गया 9 मीटर। थर्ड ड्रॉप ने कितनी चली है 7 मीटर, सॉरी 4 मीटर। फिर चौथी बूंद ने कितनी चली है, चौथी बूंद यहां पर है, इसने सिर्फ और सिर्फ 1 मीटर। अब आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव ड्रॉप एट द इंस्टेंट। तो अब आप यहां पर निकाल सकते हो, देखो ये दूरी कितनी आएगी 16 और ये है 9, 16 माइनस 9 तो ये आ जाएगी 7 मीटर। अच्छा ये कितनी आएगी, तो देखो ये 9 है यहां तक की और यहां तक की 4 है, 9 में से 4 गए तो 5 मीटर ये आ जाएगी। बराबर है। फिर देखो ये 4 है, कुछ उल्टा तो नहीं कर दिया, हाँ ये 4 मीटर है और ये 1 मीटर है, मतलब ये चली 3 मीटर। यस, और ये कितना ही है 1 मीटर। तो 1 3 5 7 का जो रेशो आता है वही है, लेकिन यहां पर कहते हो रेशो भले ही 1 3 5 7 का आ रहा है, लेकिन ओवरऑल डिस्टेंसेस आपके पास में अलग अलग आ रही हैं। अब आप इसे ऐसे भी देखो कि यदि फिफ्थ ड्रॉप कहां पर है एट 10, बराबर मतलब रियलिटी में 4 ड्रॉप्स आर ट्रैवलिंग, 4th ड्रॉप्स आर ट्रैवलिंग, यस और नो। तो आपने बोला बिल्कुल सही बात है। तो अब यहां पर आप देख सकते हो कि देखो पहली बूंद, दूसरी बूंद, तीसरी बूंद, चौथी बूंद, तो कितने रेशो क्या आएगा। अब रेशो ऊपर से मिलता है हमें, ठीक है, रेशो कहां से मिलता है ऊपर से, तो 1:3:5:7, बराबर, क्योंकि पांचवी बूंद तो कहां पर है नल में है, पांचवी बूंद कहां पर है नल में है, लेकिन इन द एयर कितनी ड्रॉप है 4, कितनी ड्रॉप है 4। अब यदि मैं बात करूं इस टोटल डिस्टेंस को देखूं तो मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो x प्लस का 3x प्लस का 5x प्लस का 7x बराबर कितना 16, क्यों ग्राउंड से 16 पे है। तो अब आप यहां से देख सकते हो x बराबर कितना है 7 5 12 और 13 14 15 16, तो x बराबर आ गया 1 मीटर। चूंकि x बराबर 1 मीटर आ चुका है तो बची हुई बूंदों के लिए भी आप उनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो x बराबर 1 मीटर से आपको क्या पता लगा, 4th एंड 5th ड्रॉप के बीच की दूरी 1 मीटर, 3rd एंड 4th के लिए कितनी आएगी 3 मीटर, 2nd एंड 3rd ड्रॉप के बीच में कितनी आएगी 5 मीटर, 3rd एंड 4th ड्रॉप के बीच में कितनी आएगी, सॉरी 1st एंड 2nd ड्रॉप के बीच में कितनी आएगी 7 मीटर। क्लियर। अब यह भी 5, अब देखो इसको समझ लो, अब इसको समझ गए आप, तो अब आप किसके लिए भी कर सकते हैं, आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। अब इसको मान के चलो, जैसे मैं यहां पर यदि मैं बात करता हूं, समझो अब सवाल एक और, ये नल है, ठीक है, ये नल है, नल की जो जमीन से हाइट देगा वो देगा 25 मीटर, वो ऐसी देगा कुछ, और ड्रॉप्स फॉलिंग एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, ये तो बात है बिल्कुल वैसी की वैसी रहेगी, एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब उसमें इसमें क्या लिख के देगा कि जब यहां पर पहली ड्रॉप है, फर्स्ट ड्रॉप जब यहां पर है तो यहां पर है 6th ड्रॉप, कौन सी ड्रॉप है 6वीं ड्रॉप, ठीक है। तो अब बताओ क्या हो जाएगा, तो 6वीं ड्रॉप यहां पर है, मतलब टोटल ड्रॉप हवा में कितनी है 5, तो 1:3:5:7:9 बराबर। तो आप लिखोगे x प्लस का 3x प्लस का 5x प्लस का 7x प्लस का 9x बराबर कितना 25, x बराबर अगेन कितना आएगा 1 मीटर। अब देखो ये डेटा तो मैंने कैलकुलेट करके लिया है। अब सोचो यदि मैं इस सवाल में 25 को रिप्लेस कर दूं 50 मीटर से, अब क्या होगा, अब बताओ क्या होगा, अगेन x प्लस का 3x प्लस का 5x प्लस का 7x प्लस का 9x बराबर 50, तो x बराबर आ जाएगा 2 मीटर, x बराबर कितना आ जाएगा 2 मीटर। तो अब आप आंसर निकाल सकते हो, ये 2 मीटर मिल गया,
तो देखो अगर 2 फिर 6 फिर 10 फिर 14 फिर 18, खत्म। कौन कौन सी बूंद के बीच में कौन सी दूरी है? तो भैया देखो ये किसकी बीच में है? फर्स्ट एंड सेकंड। ये किसके बीच में है? सेकंड एंड थर्ड। ये किसके बीच में है? थर्ड एंड फोर्थ। ये किसके बीच में है? फोर्थ एंड फिफ्थ। और ये किसके बीच में है? फिफ्थ एंड सिक्स। बोलो ठीक है? अरे समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट पकड़ में आया क्या? जरूरी नहीं है कि आप ऐसे करो। अब देखो ये जिनको मालूम था उनके लिए ये चीज आसान थी, लेकिन आपको सभी जगह पे लगभग ऐसा तरीका मिलेगा। कौन सा वाला? ये वाला। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, थोड़ा लेंदी भी है, लेकिन सोचो इस सवाल को कितने आराम से किया जा सकता है। लेकिन ये क्या है ना, ये मैथमेटिकल स्किल्स है, और इसमें आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो रेशियो आता है डिस्टेंसेस का, डिस्प्लेसमेंट का, ड्यूरिंग द लेक्चर भी बताया होगा, 1:3:5:7:9 के फॉर्मेट में ही आता है। तो मैंने यहां पर एक सवाल और करा दिया। अच्छा कोई जरूरी है और भी डिस्टेंस दे सकता है, मान चलो 25-50 हो सकता है, सवाल ऐसे दे दे बहत्तर मीटर की ऊंचाई पे एक नल लगा दिया। अब खुद करके बताना। और इसने बोला यहां पर क्या बोला है? सीधा बोला है कि यहां पे है फर्स्ट ड्रॉप और यहां पर है 7वीं ड्रॉप। बताओ चलो फटाफट करके बताओ। अब इस बार बताओ फटाफट करके, कैसे करोगे? 7वीं ड्रॉप यहां पर है, मतलब 6 ड्रॉप्स इन एयर, यस और नो। तो रेशो क्या आएगा? 1:3:5:7:9:11। सही है क्या? देखो 6 है तो 1 2 3 4 5 6 हो गई। मतलब आप लिखोगे x प्लस का 3x प्लस का 5x प्लस का 7x प्लस का 9x प्लस का 11x बराबर कितना? 72। ठीक है, कितना लिख दिया? 72। इसको सॉल्व करते हैं। देखो 11 और 9 20 और 7 27, 11 और 9 20 और 7 27 और 5 32 33 34 35 36, तो 36x बराबर 72। x बराबर कितना आएगा? 2 मीटर बराबर। ये 2 मीटर निकाल लिया आपने। अब 2 से क्या कर दो? इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा 2, ये आएगा 6। मतलब मैं इसको यदि बनाने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसे बनेगा। पता है कैसे? मैं मान लेता हूं यहां पर कौन सी ड्रॉप है? 7वीं, यहां पर है 6वीं, यहां पर है 5वीं, यहां है 4थी, यहां है 3री। थोड़ी जगह कम पड़ गई। यहां ले लेता हूं 7वीं, यहां ले लेता हूं 6वीं, यहां 5वीं, 4थी, 3री, दूसरी और पहली ग्राउंड पे आ गई। अब देखो, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हुए लिखते चले जाओ। 7वीं और 6वीं के बीच में 2 मीटर, फिर 6 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 14 मीटर, फिर 18 मीटर, फिर 22 मीटर। खत्म। श्योर? तो ये तरीका है इन सवालों को सॉल्व करने का। ये नल वाले सवाल देखो बहुत पुराने जमाने में इन सवालों को बहुत डिफिकल्ट कंसीडर किया जाता था, और ऐसे सवाल यहां पर पूछे भी जाते थे जिनको हम लोगों को करना होता था। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब आप इन सवालों से घबराओगे। ठीक है? अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप विद अ वेलोसिटी u। एक बॉल है जिसे आपने क्या किया है? u वेलोसिटी से ऊपर थ्रो किया है। इट पासेस 3 पॉइंट्स a b c in its upward journey with velocity u/2, u/3, u/4 respectively. Find ab upon ac। देखो क्या कर रहे हैं, हमने यहां से एक बॉल है, इसको फेंका है u वेलोसिटी से, एक पॉइंट आता है a, फिर एक आता है b, एक आता है c। तो इस जगह जब बॉल पहुंची है तो इसकी स्पीड कितनी है? u/2। यहां जब पहुंची है तो u/3, यहां जब पहुंची है तो u/4। ये स्पीड दे रखी है। तो सवाल में क्या पूछा है? फाइंड ए बी। ए बी मतलब ये वाली दूरी, और बी ए सी, सॉरी ए सी मतलब ये वाली दूरी। इनका क्या चाहिए? रेशो। ठीक है? तब एक बात बताओ, डिस्टेंस और वेलोसिटीज का रिलेशन होना चाहिए। तो आपके पास में पहली इक्वेशन है v बराबर का u प्लस 80। तो यहां टाइम है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी तो है, लेकिन टाइम है।
s बराबर ut प्लस का हाफ at स्क्वायर, तो भैया यहां टाइम है और इनिशियल वेलोसिटी है, और v स्क्वायर बराबर का u स्क्वायर प्लस का 2as, तो देखो डिस्टेंस भी है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी भी है, और एक्सेलरेशन का क्या है, वो तो ग्रेविटी में g होगी, मतलब मैं थर्ड इक्वेशन से काम चला सकता हूं। तो भैया आप देखो मैंने यहां पे एक काम और कर लिया, और वो क्या है, इसको मान लिया d1, इसको मान लिया d2, ठीक है। तो ए बी को मैंने माना है d1, तो इसके लिए लिखता हूं, तो देखो ये इनिशियल हो जाएगी और ये फाइनल हो जाएगी, तो आप क्या लिखोगे, u/3 का होल स्क्वायर बराबर u/2 का होल स्क्वायर माइनस, क्यों माइनस लिख रहा हूं, g माइनस आना है, 2g और d1। क्लियर हो गया, यस और नो। तो यहां से आप देखिए मुझे बताइए d1 बराबर कितना आएगा, 1/2g, और देखो ये तो इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो u स्क्वायर बाई 4 माइनस का u स्क्वायर बाई 9, सो मतलब d1 बराबर आपको मिलेगा 1/2g, एलसीएम आएगा 36, 4 नाम 36, 9 और 9 चौक 36, 13, 13 u स्क्वायर बाई 36। क्लियर, ओके। अब d2 के लिए बताओ, bc को मैं मान लेता हूं कितना है, d2, यस। एक काम करो ना, मैं कितना क्यों कर रहा हूं, देखो ab को मैंने d1 मान लिया, तो इसको मानने के बजाय यदि मैं इसको ही सीधा d2 मान लूं तो इसमें भी तो हो जाएगा, ac तो निकालना है, तो ac को मैं d2 मान लेता हूं। तो अब देखो यहां से और यहां तक चलना है इन दो के लिए, बराबर, तो फाइनल क्या है, u/4 का होल स्क्वायर बराबर इनिशियल क्या है, u/2 का होल स्क्वायर माइनस का 2g d2। क्लियर, ओके। सो यहां से आप देखोगे तो d2 बराबर कितना आएगा, ये इधर जाएगा इधर जाएगा, तो 1/2g तो है ही है, u स्क्वायर बाई 4 माइनस का u स्क्वायर बाई 16। क्लियर, चलो तो d2 बराबर एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 16 ही आएगा, 4, बेटा मैंने यहां पे शायद ऐसा नहीं कर दिया, कुछ गलती करी है, 4 में से एक गया तो 3u स्क्वायर आ रहा है, और यहां पर ध्यान देना मैंने ऐड कर दिया है, जबकि इसको सबट्रैक्ट करना चाहिए, सही कर रहा हूं ना, देखो ये इधर जाएगा तो इधर माइनस आएगा, u स्क्वायर माइनस 9 चौक 36, 4 9 4 5 5u स्क्वायर, सॉरी, ओके। सो अब मुझे बताओ आपको क्या चाहिए, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी का मतलब क्या है, d1 अपॉन d2, चलो d1 अपॉन d2 करते हैं, तो d1 अपॉन d2, d1 कितना है 1/2g, 1/2g, 5u स्क्वायर, 5u स्क्वायर अपॉन 36 होल डिवाइडेड बाई 1/2g, 3u स्क्वायर अपॉन 16, 3u स्क्वायर अपॉन 16, ये यहां पर आएगा, ये दोनों आपस में कैंसल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसल, योर आंसर विल बी 5 इंटू 16 अपॉन 36 इंटू 3। क्लियर भाई, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और ये दोनों आपस में, क्या कुछ कटेगा, 4 से कटेगा, 4 नाम 36, 4 चौका 16, 5 चौका 20/27, ये आपका रेशो आ गया। कोई जरूरी नहीं है वो ए बी अपॉन बी सी भी पूछ सकता है, जैसे यहां पर तो ए बी अपॉन ए सी लिखा है, हो सकता है वो ए बी अपॉन बी सी पूछ ले, तो ए बी अपॉन बी सी बताने में कोई दिक्कत होगी, ए बी अपॉन बी सी निकाल लेंगे, तो बी सी के लिए क्या करेंगे भाई, बीसी के लिए क्या करोगे, तो बीसी के लिए क्या आएगा, देखो बीसी के लिए बीसी तो u/3 और u/4, तो आप लिखोगे u/4 का होल स्क्वायर बराबर u/3 का होल स्क्वायर माइनस का 2g, और इसको d3 मान लेता हूं, तो भैया d3 बराबर कितना आएगा 1/2g एज इट इज u स्क्वायर बाई 9 माइनस u स्क्वायर बाई 16। लो भैया इसको सॉल्व कर लो, तो सवाल आराम से सॉल्व किया जा सकता है, ऐसी मेरी उम्मीद है, बाकी आप लोगों के ऊपर भी निर्भर करता है। ठीक है, चलो आगे। अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द लास्ट t0 सेकंड्स ऑफ इट्स अपवर्ड जर्नी। ये सवाल बहुत ही आसान है, एक बात को समझो, देखो क्या होता है, ये जैसे इसको यहां से u वेलोसिटी से थ्रो किया है, तो इसकी जब ये ऊपर जा रहा होगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से वो पलटी मारता है, ये बात सही है। तो अब यहां पर देखो क्या होता है, जैसे यहां से लेकर के ये वाला लास्ट पॉइंट है, तो यहां से इधर का इनिशियल भी होगा, तो यहां पर जो स्पीड होगी वही यहां पर होती है, जितनी डिस्टेंस यहां कवर होती है उतनी ही यहां कवर होती है। d1 और d2 दोनों क्या होते हैं, बराबर, मतलब अपवर्ड जर्नी में जो लास्ट सेकंड की जर्नी होती है
वो जो डिस्टेंस है, और यदि किसी पार्टिकल को वहीं से ड्रॉप किया जाए जहां तक ये पहुंच रहा है, वहां से लौटते समय जो डिस्टेंस होती है वो सेम होती है, सेम समय लगता है, तो इसका आंसर आ जाएगा हाफ जी टी नॉट स्क्वायर। खत्म। लॉजिकल सवाल है, जिनको कॉन्सेप्ट पता है मोशन अंडर ग्रेविटी के, उनके लिए सवाल में बहुत ज्यादा बड़ी बातें नहीं है, वो बड़े ही आराम से इसको यहां पर टैकल कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड 70 मीटर पर सेकेंड। सवाल में जो कह रहा है, मैंने यहां से 70 मीटर पर सेकेंड से एक बॉल को ड्रॉप किया, आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के पश्चात अनादर बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 185 मीटर। तो देखो मैं मान लेता हूं यहां पर इसकी हाइट हो गई 185 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखना, 1 सेकेंड आफ्टर, 1 सेकेंड के पश्चात यहां से आप क्या कर रहे हो, इसे ड्रॉप कर रहे हो। ठीक है, तो एक बात बताओ, 1 सेकेंड पश्चात जब आप इसे ड्रॉप करोगे तो 1 सेकेंड पश्चात ये बॉल भी तो कहीं ऊपर चली जा चुकी होगी, यस और नो? तो भैया 1 सेकेंड पश्चात जब आप इसे ड्रॉप कर रहे हो मतलब तब तक ये बॉल कहीं यहां पहुंच चुकी होगी, यस और नो? चलो बताना जरा क्या होगा, निकालने की जरूरत है या नहीं है वो हमें सवाल समझ के ही, सवाल पढ़ के ही समझ में आएगा। चलो मैं सवाल पढ़ लेता हूं। सवाल में लिखा व्हेन एंड वेयर द बॉल्स कोलाइड, तो इसका मतलब यह है कि मैं सवाल को यहां से करने की वजह मैं यहां से करूं, ज्यादा आसान हो जाएगा। क्यों? देखो भैया 1 सेकेंड पश्चात इस बॉल की स्थिति बताओ, तो 1 सेकेंड पश्चात v बराबर u प्लस 80, स्पीड कितनी आएगी, v, u क्या है 70 माइनस 10 इंटू 1, तो भैया इसकी स्पीड तो आ गई 60 मीटर पर सेकेंड, और ये 60 मीटर पर सेकेंड यहां से ऊपर हो जाएगी। अच्छा एक बात होता है, इसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी होगी वो भी निकाली जा सकती है। कैसे निकाली जा सकती है बताओ? s बराबर ut प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, तो s बराबर इनिशियल वेलोसिटी है 70 इंटू 1 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 1 का स्क्वायर, तो s बराबर आ गया 70 में से 1 गए, कितना गया भाई, 70 में से 5 गए तो 65, तो 65 मीटर ये चल चुका होगा, मतलब ये वाली दूरी आ गई 65 मीटर। बोलो यस और नो? यदि ये दूरी 65 मीटर है तो इसका मतलब ये दूरी कितनी बचेगी, 120 मीटर। कैसे निकाला, 185 माइनस 65 तो 120 मीटर। सही है, तो इसका मतलब पता क्या हो गया, इसका मतलब यह है कि वास्तविकता में यह सवाल आपके लिए है यहां से लेकर के यहां तक का 120 मीटर की दूरी है ना, और यहां से आपने थ्रो किया है 60 मीटर पर सेकेंड से, और यहां से इसे क्या किया है, ड्रॉप किया है, बस खत्म। अब ये कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो भैया t बराबर डिस्टेंस अपॉन v रिलेटिव, तो डिस्टेंस कितनी है 120, v रिलेटिव कितना आएगा 60, क्यों, उसको तो ड्रॉप ही करना है। मतलब मैं सवाल को 1 सेकेंड आगे लेके जा चुका हूं, उसके बाद एनालिसिस कर रहा हूं, तो भैया कितना आएगा 2 सेकेंड। अब देखो 2 सेकेंड के पश्चात तो टक्कर होगी, 2 सेकेंड के पश्चात क्या होगी, टक्कर होगी, और जब टक्कर होगी तो जो ये वाला है ये कितना चलेगा, इसकी डिस्टेंस आएगी कितनी, हाफ, 10 और 2 का स्क्वायर मतलब 20 मीटर। तो सोचो जब वो 20 मीटर ऊपर से चल चुका होगा तो भैया देखो ये चल चुका है 20 मीटर, और कहीं यहां आएगा ये वाली बॉम्ब। ठीक है, ओके, तो बताओ कोलिजन कहां हो रहा होगा, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 20 मीटर बिलो द हाइट ऑफ टावर, या फिर 185 माइनस का 20 मतलब 165 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, अब ये ऑप्शंस में बनाएगा एग्जामिनर। और चीजें बताओ, 3 सेकेंड आफ्टर प्रोजेक्शन ऑफ फर्स्ट बॉल, मतलब पहली बॉल को फेंकने के 3 सेकेंड पश्चात, या फिर 2 सेकेंड आफ्टर ड्रॉप ऑफ सेकेंड बॉल। तो देखो इन चारों में से कुछ भी ऑप्शन में डाला जा सकता है। एक्चुअली में मैंने क्या किया, मैंने सवाल को यहां से सॉल्व ही नहीं किया, यहां से करूंगा तो लेंदी हो जाएगा, यहां से करूंगा
तो सवाल लेंदी हो जाएगा, तो मैंने थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया, मैं बोला ये तो रिलेटिव वाला सवाल आराम से हो सकता है। मैं काम करता हूं ना, 1 सेकंड पश्चात उस बॉल को गिरा रहा हूं ना, 1 सेकंड पश्चात गिरा रहा हूं, कहां लिखा है देखो, आफ्टर 1 सेकंड अनदर बॉल इज ड्रॉप, तो भैया 1 सेकंड रुक जाता हूं, इसका इंतजार करता हूं ये कहां तक जाती है, तो 1 सेकंड पश्चात इसकी वेलोसिटी या स्पीड मिल गई 60 मीटर पर सेकंड, और ये 65 मीटर ऊपर जा चुका है, 65 मीटर ऊपर जा चुका है। देखो वी एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, सब कुछ पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से चल रहा है, ये ओरिजिन है तो प्लस 65 आ गया, मतलब यहां पर इसको माइनस क्यों लिया, जी नेगेटिव है हमारा, जी ऑलवेज एक्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये 65 मीटर जा ही चुका है बराबर, तो अब डिस्टेंस कितनी बच गई 120 मीटर, खत्म। भाई मैं क्यों करूं यहां से सवाल को, यहां से तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और हो सकता है कहीं बीच में एक आध जगह कहीं अटक गए, कोई गलती हो गई तो फंस ही गया। लेकिन अब 1 सेकंड के पश्चात क्या हो गया, 1 सेकंड पश्चात ये ड्रॉप हो रही है और ये यहां से 60 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है, और इनके बीच की दूरी 120 मीटर है, और ऐसा सवाल मैं आपको करवा चुका हूं, खत्म, अब कुछ बचा ही नहीं सवाल में। लेकिन इसके लिए भी लगता क्या है बेटा, इसके लिए चीजों को आपको अच्छे से समझना जरूरी है कि सवाल किस पैटर्न में बन रहा है, और उसको और क्या क्या चीजें यहां पर पूछ सकती है। जैसे मैंने यहां पे आपको बताया कि ये 4 पॉसिबल ऑप्शंस हैं, ये क्या है, 4 पॉसिबल आंसर्स हैं, ठीक है, इनको देखो और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल तो मैं आपके सामने दे दूं पहले, हाँ भाई सवाल देखो और सॉल्व करो। क्या आंसर आ रहा है, ओके, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाई, तो आपको एस दे रखा है, टी टू द पावर 4 प्लस का 2t क्यूब प्लस का 3t टू द पावर 4 प्लस का 4, वेयर एस इज इन मीटर, टी सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी एक्सेलरेशन। तो भैया वेलोसिटी बताना जरा कितनी आएगी इसकी, वेलोसिटी आएगी ds बाई dt से, कितनी आएगी 4t क्यूब प्लस का 6t स्क्वायर प्लस का 12, ये स्क्वायर होना चाहिए एक्चुअली, तो 3 दूना 6t, 6t, ठीक है। नाउ एक्सेलरेशन कितना आएगा, एक्सेलरेशन आएगा dv बाई dt, ये आएगा 12t क्यूब प्लस का 12t प्लस का 6। सवाल में क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी एट t बराबर 1 सेकेंड, तो वेलोसिटी एट t बराबर 1, तो 1 पुट कर दो यहां पर, कितना आएगा 6 और 6 12 और 4 16 मीटर पर सेकेंड। यहां से देखो 12t क्यूब, एक्सेलरेशन कहां पर, t बराबर 2 पर, तो t बराबर 2 पर एक्सेलरेशन पूछा है, t बराबर 2 पर, t की जगह 2 रखो, कुछ गलती करी है क्या मैंने, 12t स्क्वायर, t4 का 4t क्यूब सही लिखा है, 3t स्क्वायर का 6t स्क्वायर, 3t स्क्वायर का 6t, 4 का 0, 4t क्यूब से करेंगे तो 4 तिया 12 t स्क्वायर, 6 दूना 12t और 6, सही है, 2 रखोगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4, 5 चौबीस बच्चे बच्चों का 48, 48 और 6 54 और 24, 54 और 24 78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना लंबा कुछ ऐसा तो नहीं है कि पता लगा हो कि हम जल्दबाजी में कुछ ये कर बैठे हों, ठीक है कोई बात नहीं। अब सवाल में देखो क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 0 to 2 सेकेंड, क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल 0 to 2 सेकेंड। तो भैया एक बात बताओ, एवरेज वेलोसिटी पूछा है तो वी एवरेज क्या होगा, ये आएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यस और नो, या फिर मैं इसको निकाल सकता हूं, देखो क्या है, समझिए एक बात को, यहां पर t बराबर 0 पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है 4, t बराबर 2 पर कितना है, निकाल लो और आंसर कर दो। अब देखो यहां पे क्या हो सकता है, एक सिचुएशन के बारे में मैं बताता हूं, इसको मैं बाद में साइड में रखता हूं, पहले तो देखो कि आप निकालेंगे एट t बराबर 0, पार्टिकल कहां पर है 4 पर, और t बराबर 2 पर, कहां पर है 2 पर, 2 पर देखेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4,
4 चौका 16 प्लस 8 2 8 16 16 16 32 32 और 2 दूना 4 दिया 12 32 और 12 44 48 कितना आ गया 48। तो आप निकाल सकते हो V एवरेज बराबर 48 माइनस 4 अपॉन 2 44/2। सो एवरेज वेलोसिटी जो यहां पर आपको मिल रही है वो मिल रही है 22 मीटर पर सेकंड वाली। कितनी मिल रही है बेटा 22 मीटर पर सेकंड वाली। इसमें कोई दिक्कत होगी क्या बताओ। एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग टाइम इंटरवल 0 to 2 खत्म, 0 से लेकर के 2 चाहिए। ऐसी एवरेज एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक बात बताओ एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। एवरेज एक्सेलरेशन तो भैया ये आएगा कितना डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी से निकालेंगे। तो इसके लिए पहले आपके पास में वेलोसिटी की इक्वेशन होना चाहिए और वेलोसिटी की इक्वेशन आपको मालूम है कितनी है 4t³ प्लस 4t³ प्लस कितना है 6t² प्लस का 6t। तो भैया वेलोसिटी है t बराबर 0 निकालो तो आंसर आएगा 0 और वेलोसिटी है t बराबर 1 निकालो कितना आएगा 1 रखोगे 6 और 6 12 और 4 16। तो एक्सेलरेशन जो एवरेज आएगा वो आएगा 16 माइनस 0 अपॉन 1 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब यहां से देखो एक्चुअली वो सवाल में आपको क्या बतलाने की कोशिश कर रहा है। वेलोसिटी एट टी बराबर 1 सेकेंड 16 आ रही है, एक्सेलरेशन 2 पे कितना आ रहा है 78 आ रहा है। एवरेज एक्सेलरेशन जब निकाल रहे हैं 16 आ रहा है और ये कितना आ रहा है 22 आ रहा है। तो ऐसे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, भले ही आसान है लेकिन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक वेलोसिटी की इक्वेशन क्या रखी है मेरे पास में। वेलोसिटी की इक्वेशन क्या दे रखी है 4t³ 60² 4t³ प्लस 6t² प्लस का 6t। इसका यदि मैं कर दूं इंटीग्रेशन, इसका यदि मैं क्या कर दूं इंटीग्रेशन, ठीक है, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, तो मैं 0 से 2 करने की कोशिश करता हूं। आपको एक चीज निकाल के दिखा रहा हूं, इसको जरा देखना। तो v आएगा कितना अब इसको निकालिए तो यह आएगा 4, देखो 4t⁴ अपॉन 4 प्लस 6t³ अपॉन 3 प्लस 6t² अपॉन 2 0 से लेकर के 2 तक। ठीक है, नाउ 4 से 4, 3 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 3, तो v बराबर अभी तो आपको मिल रहा है t⁴ प्लस का 2t³ प्लस का 3t², 0 से लेकर के 2 तक। पुट करो v बराबर कितना आ रहा है, यह आएगा 2 दूना 4 चौका 16 प्लस का 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 प्लस का 2 दूना 4 तिया 12 है ना, 16 16 32 और 12 कितना आ गया 32 और 12, तो ये आ रहा है आपको 44। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दो 2 से, इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो 44 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है 22 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक बात होता है मैंने किया क्या है, अब मैं आपको रिकॉलिंग करवाता हूं। v एवरेज बराबर 1 अपॉन t2 माइनस t1 इंटीग्रेशन t1 से लेकर के t2 तक v डॉट dt। सर यहां दिख नहीं रहा है, देखो दिखाता हूं, 0 से 2 तक की लिमिट है, ये v की इक्वेशन है, डॉट dt है v डॉट dt, लिमिट t1 से t2 तक। तो आपको 0 से 2 तक निकालना था, है ना, और आगे क्या लिखा है 1 अपॉन t2 माइनस t1, जो लिमिट्स हैं, मतलब 2 माइनस 0 कितना हो गया 2। तो देखो ये जो 44 आया उसको मैंने इससे डिवाइड किया 2 से, 22 मीटर पर सेकंड, मतलब मैं डायरेक्टली कर सकता। वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन हो और एवरेज वेलोसिटी पूछी हो तो आप डायरेक्टली इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इसी से किया हो और हो सकता है नहीं भी किया हो, बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो
कि भैया ऐसे भी सवाल हो सकते हैं, मतलब ये तो तरीका है, ये ट्रेडिशनल वाला, ये तो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है ही है, लेकिन कभी कभी यदि ऐसा सवाल फंस जाए तो वहां पर डरना नहीं है, चीजें पता है। अब एक बात होता है, जिसको यदि ये पता है उसके लिए ये क्वेश्चन कोई बहुत बड़ी बात है क्या? बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायरेक्शन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज गिवन एज, ये बहुत ही प्यारा सवाल है। आपको ऐसे दो सवाल मिलेंगे, एक तो रूट एस प्लस का 3 मिलेगा, या फिर आपको मिलेगा टी बराबर रूट ऑफ एस प्लस का 3। दो सवाल मिलते हैं इसमें। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0, ठीक है। तो आपको क्या बताना है? आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है कब? जब वेलोसिटी 0 है। तो भैया पहले वेलोसिटी तो आए, तो इसके लिए मैं क्या कर देता हूं, रूट एस को लिख दूंगा टी माइनस का 3, और फिर एस बराबर मैं लिख दूंगा टी माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो वेलोसिटी आ जाएगी ds बाई डी टी बराबर, तो d बाई डी टी। अब यदि किसी को इसका डिफरेंशिएशन करना नहीं आता है तो आप उसे पहले ओपन कर लीजिए, टी स्क्वायर माइनस का 6t प्लस का 9, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा? 2t माइनस का 6। ये आ चुकी है वेलोसिटी। ये क्या आ चुकी है? वेलोसिटी। ये क्या आ चुकी है? वेलोसिटी। अब देखो एक बात बताओ, वेलोसिटी 0 कब होगी? देखो उसने क्या लिखा, व्हेन इट्स वेलोसिटी 0। तो वेलोसिटी 0 कब होगी? तो भैया वेलोसिटी को 0 करोगे, 2t माइनस 6 बराबर 0 करोगे तो t बराबर कितना आएगा? 6/2 मतलब 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो 3 सेकेंड पर वेलोसिटी जब 0 हो जाएगी तो t की जगह 3 पुट करेंगे, तो 3 बराबर रूट एस प्लस का 3, तो s बराबर आंसर आएगा 0। s बराबर आंसर कितना आएगा? 0। तो यहां से आप क्लियरली क्या बता पा रहे हैं कि आंसर कितना है? 0 ही आंसर आ रहा है। लेकिन जो मैंने दूसरा सवाल लिखा है, t बराबर रूट ऑफ s प्लस का 3, तो आप इसमें स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा टी स्क्वायर बराबर s प्लस का 3, तो s बराबर आएगा टी स्क्वायर माइनस का 3। तो वेलोसिटी आएगी ds बाई डी टी बराबर 2t। यस यस और नो? तो आप लिखोगे, अब वेलोसिटी को 0 करना है तो वेलोसिटी बराबर 0 मतलब 2t बराबर 0 मतलब t बराबर 0। t की वैल्यू 0 उठा के यहां पुट करनी है कि नहीं? तो यहां पुट करने के बजाय आप यहां रख दीजिए, तो s बराबर आएगा माइनस का 3 मीटर। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। तो देखो दोनों सवालों में कितना सा डिफरेंस। ये रूट एस यदि ध्यान से नहीं पढ़ा गया तो हो सकता है गलत हो जाए, ठीक है। और एग्जाम में भी ध्यान रखना, कई बार क्या होता है, जैसे आपने इस सवाल को सॉल्व किया और आंसर 0 आया आपका, ये तो आना ही है, और ऑप्शन में चारों में 0 कहीं दिख ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये कि गलती से मिसप्रिंट होके रूट पूरे की जगह आधे पे रह गया है, ठीक है। तो मैं इसलिए मैंने 2 सवाल बताए आपको। देखो मैं कितने सवाल लिख के आया हूं दैट डजंट मैटर, लेकिन मैं हर सवाल में और क्या पॉसिबिलिटी है इसके बारे में भी सोच रहा हूं। यह भी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर निकल के आती है, ठीक है। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज मूविंग सच दैट द वेलोसिटी इज गिवन बाय v बराबर अंडर द रूट ऑफ 2 लैम्बडा s। यस, वेल लैम्बडा इज कांस्टेंट एंड s इज डिस्प्लेसमेंट, फाइंड एक्सेलरेशन। तो देखो अब आप रिकॉल करना, मैंने आपको बोला था 30 इक्वेशंस होती हैं, उनको समझना होता है, रिलेशन एक्स टी वी टी ए टी फिर वी एक्स ए एक्स और ए वी। तो इसमें यदि आप देखो तो सवाल में उसने v और x रिलेशन दिया है और सवाल में फाइंड एक्सेलरेशन सिर्फ पूछा है, सिर्फ एक्सेलरेशन पूछा है। ओके कोई बात नहीं, तो एक्सेलरेशन पूछा है मतलब इसको आगे लेके जाना है ax तक। तो कैसे लेके जा सकता हूं? तो अब आपको देखो, यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं, स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर 2 लैम्बडा एस हो जाएगा। यदि मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, 2v dv बराबर 2 लैम्बडा ds। यस और नो? ये वाला डिफरेंशिएशन आता है कि नहीं आता वेरिएबल का? एक्चुअली मैंने क्या किया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स किया है, ठीक है।
वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं भैया? सिंपल है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर दो। वी स्क्वायर का नॉर्मल डिफरेंशिएशन 2v है। अब चूंकि इसको मैंने वेरिएबल माना है तो इसके साथ में dv लिख दो। अब यहां पर 2 लैम्बडा तो कांस्टेंट है, तो s का क्या आएगा 1, लेकिन साथ में ds लगा दिया, खत्म। अब देखो यहां पर एक बात और देखो, अब आपको एक बात पता होगी, a बराबर होता है v dv बाई dx, यस और नो। तो इसके बेसिस पर मैं इस ds को यहां लेके आ जाऊं तो v dv बाई ds बराबर 2 से 2 कट गया, क्या बच रहा है? लैम्बडा, यस और नो। और चूंकि ये बच रहा है तो यही एक्सेलरेशन भी होगा। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? लैम्बडा। मतलब लैम्बडा क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अब ये तो हो गया नॉर्मल सवाल, नॉर्मल जिंदगी। अब मेंटोस जिंदगी में चलते हैं। वो क्या है? ऑप्शंस। मैं इस सवाल को डिफिकल्ट बनाना चाहता हूं तो मैं ऑप्शन दूंगा। इफ लैम्बडा इज पॉजिटिव, देखो लैम्बडा पॉजिटिव लिख के दिया है कि नहीं दिया उन्होंने? कांस्टेंट लिख के दिया है, चलो मैं मान लेता हूं पॉजिटिव कांस्टेंट। और वैसे भी अंडरस्टूड है, क्यों अंडरस्टूड है? रूट के अंदर में दिया है, और रूट के अंदर में लैम्बडा दिया मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता, नहीं देंगे मतलब, क्योंकि हालांकि साथ में डिस्प्लेसमेंट है तो फिर डिस्प्लेसमेंट भी हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ेगा। वो कुछ कंडीशंस होती है मैथ्स वाली, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आपके पास में ऑप्शन लैम्बडा पॉजिटिव ये मान लेते, तो ऑप्शन दे रहा है कुछ कुछ ऐसा, एज टाइम इंक्रीजिंग इट्स स्पीड इज इंक्रीजिंग। B, as time increasing its speed is decreasing. C, time increasing, सॉरी टाइम तो हमेशा इंक्रीज में ही जाएगा ना, टाइम इज इंक्रीजिंग एंड स्पीड कांस्टेंट है। और क्या ऑप्शन बना सकते? अब देखो मैंने ये 3 बना दिए बस, ठीक है। अब वो तो क्या सोचना पड़ता है, बैठना पड़ता है, उसके बाद में बनते हैं, लेकिन अब आप इस सवाल को देख के यहां पर कुछ बता सकते हो। तो देखो क्लियरली बता सकते हो, एक्सेलरेशन क्या आया है? एक्सेलरेशन आया है लैम्बडा। एक्सेलरेशन मतलब क्या है? एक्सेलरेशन मतलब क्या है? एक वैल्यू है। अब देखो मैं एक और बार बताता हूं, ऑप्शन नंबर डी है, कैन नॉट बी टी इंक्रीजिंग एंड वी मे बी इंक्रीजिंग, ऐसे लिखा है, मे बी इंक्रीजिंग। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। तो अब इसमें आपको सेलेक्ट करना है ये 4 ऑप्शन। देखो सवाल आसान था, फाइंड एक्सेलरेशन बोल दिया, सवाल आसान, ए बराबर लैम्बडा, खत्म, ए बराबर लैम्बडा, खत्म। लेकिन अब यहां से आगे देखो मैं कौन सा ऑप्शन लगाऊं ए बी सी डी में, तो अब आपके पास में चीजें यहां पर आके निकल गई। तो अब देखो v बराबर आपको दे रखा है अंडर द रूट ऑफ 2 लैम्बडा s, यस और नो? ओ माय गॉड। तो अब यहां पर एक चीज और आती है, वो पता है क्या? एक्सेलरेशन दिया है, तो अब देखो यहां पर ये 2 ऑप्शन ने आपको कंफ्यूज कर दिया कि भैया स्पीड इंक्रीज हो रही है, और यहां लिखा है कि स्पीड में बी इंक्रीजिंग। अब ये मे बी क्यों दिया होगा? तो देखो एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी में चेंज चाहिए। वेलोसिटी में चेंज कब कब हो सकता है? पहला ओनली डायरेक्शन, दूसरा ओनली मैग्नीट्यूड, और तीसरा बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यस और नो? तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस। तो ये चीजें दिमाग में होनी चाहिए। तो हमेशा रटा रटा नहीं कि एक्सेलरेशन आया मतलब हमेशा स्पीड इंक्रीज ही कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही हो सकता है सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही, क्योंकि लैम्बडा वैम्बडा उसके बारे में कुछ दिया ही नहीं है ना भाई, कितना क्या है, वो चीजें इंफॉर्मेशन है ही नहीं सवाल के अंदर में। अभी नहीं है तो अभी तो मेरे पास में ये आंसर हो जाएगा, लेकिन क्या आप हमेशा गारंटी से कह सकते हो कि भैया होगा ही होगा करके? कोई जरूरी नहीं है। हाँ मैं ये कह सकता हूं कि और दूसरी बात क्या है, यहां पर ये बात मेंशन नहीं करी गई है कि ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। हाँ ये चैप्टर स्ट्रेट लाइन का एमसीक्यू मैं करा रहा हूं, ये अलग बात है। चूंकि मैं स्ट्रेट लाइन का एमसीक्यू करा रहा हूं इसलिए स्पीड इंक्रीज होगी, ये भी सही बात है। क्योंकि मैं
स्ट्रेट लाइन के ही एमसीक्यू करा रहा हूं तो स्पीड इंक्रीज ही होनी चाहिए। अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, फर्क देख लो। पार्टिकल चल रहा है सिर्फ इतना बोल दिया तो गारंटी नहीं है, मे बी इंक्रीजिंग, हो सकता है सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही हो सकता है सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही हो। यस, और यदि मैं बोल दूं स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो अब स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है और एक्सेलरेशन आ गया, इसका मतलब क्या है, डेफिनेटली स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए। डायरेक्शन कैसे बदल दोगे स्ट्रेट लाइन पे चलते हुए? तो ये छोटे छोटे से पॉइंट होते हैं जो आपको पकड़ने पड़ते हैं और वहीं से सारा खेल यहां पर बदलता है। कभी कभी सवाल आसान होता है, इस देखो ये सवाल बड़ा ही आसान है, फाइंड द एक्सेलरेशन। फाइंड द एक्सेलरेशन सवाल आसान है, ए बराबर लैम्डा निकाल दिया भाई आपने, लेकिन इस सवाल को मैं कितना टेढ़ा बना सकता हूं ये आपको समझ में आया? यस और नो? बिल्कुल यस और नो। अब दूसरा यदि मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाऊं ना तो पता है क्या हो जाएगा, मैं कुछ चीजें भी बता सकता हूं इसमें और, हालांकि हमारा ये नहीं हुआ है, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं हुआ है। तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशन है क्या? यस और नो? अब यहां पर यदि मैं u बराबर 0 कर दूं तो वी स्क्वायर बराबर 2as आएगा क्या? सीधा कंपेयर करके मैं एक्सेलरेशन बराबर लैम्डा लिख सकता था। और जब मैं यहां से लिखूंगा, देखो ये पर्टिकुलर इक्वेशन की खेल चल रही है, इस बात को समझो, कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बहुत सारी चीजें बता रहा हूं साइमल्टेनियसली। एग्जाम में आपको क्या क्या एग्जामिनर परेशान कर सकता है। तो ये इक्वेशन कब लगती है भैया? ये तो काइनेमेटिकल इक्वेशन है। यस और नो? काइनेमेटिकल इक्वेशंस का सवाल है फिर तो ये, तो ए बराबर लैम्डा आ गया, तो मतलब डेफिनेटली अब स्पीड इंक्रीज हो रही है क्योंकि अब पता लग गया आपको स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। अब ये स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। ओ, इतनी इतनी सारी चीजें पॉसिबल। यस और नो? बोलो 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 बोलो। एनीथिंग इज पॉसिबल। तो ये एग्जामिनर सवालों में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आपको दे सकते हैं। अब देखो जैसे ये सवाल है, यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद में आ रहा है, इसका मतलब कुछ और बच गया है क्या इसमें? इफ द टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑन द पॉइंट आर रिलेटेड एट t बराबर x, फाइंड एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ x। चलो देखते हैं पहले सवाल को, कुछ आगे रह तो नहीं गया। इफ द टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस आर रिलेटेड एज टाइम, ओके ठीक है। चलो मैं स्क्वायर कर देता हूं। देखो आपको इक्वेशन क्या दे रखी है, t बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर हाफ। स्क्वायर कर दो तो ये आएगा टी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 1। इसको इधर लेके आऊंगा तो एक्स स्क्वायर बराबर आएगा टी स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं इसको, इसके आगे इसको नहीं ले रहा हूं। एक्सेलरेशन चाहिए। अब देखो आपको एक्स टी रिलेशन है और ए एक्स निकालना है, तो एक काम करता हूं, मैं इसको डिफरेंशिएशन कर देता हूं। हालांकि मैं इसको x बराबर लेकर के भी कर सकता हूं, मतलब x बराबर अंडर द रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1, ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन मैं इसको ऐसे ना करते हुए मैं सीधा सीधा कर रहा हूं। तो देखो डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स, इस बात को ध्यान रखना। तो क्या आ जाएगा 2x dx बराबर एक्स स्क्वायर का 2x, साथ में dx लगा दो, टी स्क्वायर का 2t, साथ में dt लगा दो, 1 का 0, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है। यहां पर काटा पीटी करो, 2 ने गया 2 को मारा, dt को लेके आओ, तो ये आ गया x डॉट dx अपॉन dt बराबर आ रहा है t। यस और नो? तो आपने बोला बात तो सही है। अच्छा एक बात और बताओ, क्या मैं dx बाई dt को v लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो v डॉट x बराबर आ रहा है t। यस और नो? v डॉट x बराबर आ रहा है t। यहां तक हो गया। तो अब देखो, अब या तो मेरे पास में दो तरीके हैं, कैसे कि t को मैं यहां से वैल्यू पुट करूं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट और फिर सॉल्व करूं, या फिर मैं इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। तो देखो क्या आएगा, v डॉट एक्स बराबर t, तो ये आएगा, देखो अब u इंटू वी का रूल लगेगा क्योंकि t वेरिएबल, x वेरिएबल और v भी वेरिएबल, तो ये आएगा वीडियो, तो x डॉट dv प्लस का v डॉट dx बराबर का dt। यस और नो? ओके, तो dt से डिवाइड कर दो तो ये आएगा x डॉट dv बाई dt प्लस का v डॉट dx बाई dt बराबर dt बाई dt। dt ने मारा dt को, तो ये तो कितना हो जाएगा 1, dx बाई dt v और dv बाई dt a। सो यू आर हैविंग a डॉट x प्लस का v स्क्वायर बराबर 1। सो
ये a डॉट x बराबर आएगा 1 माइनस का v स्क्वायर। सो a बराबर यू आर गेटिंग 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन x। लेकिन यहां पर एक फिर से परेशानी में आप फंस चुके हो, वो क्या है बताओ? परेशानी क्या है? आपसे सवाल में बोला है इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x। इसका मतलब क्या है? यहां पर क्या नहीं हो सकता है? वी स्क्वायर नहीं हो सकता है। मतलब अब वी स्क्वायर को गायब करना आपके लिए एक चुनौती भरा काम है। कैसे कर सकता हूं? तो देखो भाई, मेरे पास में यहां से क्या दिख रहा है जो गायब करने लायक है? तो v की जगह मैं लिख सकता हूं t अपॉन एक्स, मतलब टी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। भाई वी स्क्वायर क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। और टी स्क्वायर की जगह वहां से क्या लिख सकता हूं? वी स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। यस और नो? तो वी स्क्वायर की जगह मैं ये लिख देता हूं। तो a बराबर आएगा 1 माइनस, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स। a बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो a का आंसर बड़ा टेढ़ा सा आ रहा है। हाँ ठीक है, x प्लस या 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मेरे पास में एक्सेलरेशन का आंसर आ रहा है ए के एक्स के टर्मिनोलॉजीज में। यस और नो? क्या आपको ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? इसको बस देखो और बताओ क्या ये सही है या नहीं है। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? बोलो भाई। मुझे लगता है ये आपका क्लियर यहां पर होना चाहिए। दैट्स इट। अब देखो, अब हो सकता है एग्जाम में ये ऑप्शन ही ना हो, कुछ और ऑप्शंस हो, उसके बेसिस पे भी आपको पता होना जरूरी है। अब मतलब देखो, अब ये तो मैंने एक तरीके से निकाला, ये आंसर है। अब मेरे पास में यदि ऑप्शन में ये दिया ही नहीं होता तो क्या कर रहा होता? तो जैसा ऑप्शन बोलेगा वैसा मुझे यहां पर सोचना पड़ेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। यस और नो? कोई दिक्कत? चलो ठीक है। सो हमारे पास में ये एक सवाल हुआ है, इसका मैंने एक आंसर निकाला है। क्या ये आंसर गलत है? नहीं, ये आंसर गलत नहीं है, क्योंकि यदि इसमें कुछ चीजें मिसिंग लग रही हैं वो ठीक है, वो वाली बात अलग है। लेकिन v इंटू एक्स बराबर टी, मैंने इसको देखो t बाई एक्स सही लिखा है क्या? पहले उनको देखो, देख लो। v बराबर t बाई एक्स, तो यहां से ओके सॉरी, टी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो यहां पर एक्स स्क्वायर और आएगा। सॉरी बेटा, ये एक्स स्क्वायर आएगा, मतलब पूरा ही गलत हो गया फिर तो मेरा। ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ओ माई गॉड बेटा, ये तो पूरा ही खत्म ही हो गया। अब तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो 1 बाई एक्स क्यूब। सॉरी, ध्यान से। कोई क्या क्या हुआ प्रॉब्लम? मैंने यहां पर x का स्क्वायर नहीं किया। वी स्क्वायर क्या आएगा? t बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो वी स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे एक्स स्क्वायर, ये रह गया था, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। एक्सेलरेशन दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी पूछिए t बराबर 4 सेकंड पर। मोशन के बारे में बोला है स्ट्रेट लाइन है, मतलब दिमाग वहीं से चलाना है। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में t सेकंड में है। बताओ कैसे करेंगे? तो देखो a बराबर 3t स्क्वायर प्लस का 2t बराबर, तो मैं a को क्या लिख सकता हूं? dv बाई dt बराबर 3t स्क्वायर प्लस का 2t। तो dv क्या लिखा जा सकता है? 3t स्क्वायर प्लस का 2t डॉट dt। क्या कर दूं? इंटीग्रेशन। t बराबर 0 पर वेलोसिटी 5 दे रखी है और t बराबर 4 पर आपसे पूछी है। खत्म। जल्दी लेफ्ट हैंड साइड में देखो, dv का कितना आएगा? v माइनस का 5 बराबर, यहां से इंटीग्रेशन करेंगे तो 3t स्क्वायर का आएगा t क्यूब बाई 3 प्लस का 2, t का आएगा t स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेकर के 4। खत्म। सही है, चलो आगे बढ़ता हूं मैं। 3 से 3 कैंसल, 2 से 3 कैंसल, तो v माइनस का 5 बराबर 4 चौका 16, 16 चौका 64 प्लस 16
v बराबर आएगा 64 और 6 70 80 5 85 85 मीटर पर सेकेंड। खत्म। 85 मीटर पर सेकेंड हमारे पास में इस सवाल का आंसर यहां पर आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सबका आ गया होगा। ऐसा तो कोई नहीं है ना जिसका नहीं आ रहा है, क्योंकि आंसर लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला सवाल करो, जल्दी से आंसर बताओ। अ पार्टिकल is moving in a straight line such that velocity is given by v बराबर 12t माइनस का 3t स्क्वायर। तो t बराबर 0 पर पार्टिकल इज एट द ओरिजिन, फाइंड द वेलोसिटी एट t बराबर 3 सेकेंड। है ना सवाल? देखो क्या है, पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पे, सच दैट वेलोसिटी ये दे रखी है। फिर क्या बोला है, v मीटर पर सेकंड में, t सेकंड में, t बराबर 0 पर पार्टिकल कहां पर है? ओरिजिन पर है। तो आपको वेलोसिटी चाहिए t बराबर 3 सेकंड पर। एक बात होता, क्या दिमाग लगाना है? कुछ नहीं करना है। 12 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर, v बराबर 36 माइनस 3 तिया 9 18 9 तिया 27, v बराबर आंसर खत्म 9 मीटर पर सेकंड। ज्यादा सोचना हानिकारक होता है, ये है। अब हो सकता है वो एवरेज पूछ ले। अब यहां पर एट लिखा है, क्लियरली एट लिखा है, मतलब ये कौन सी है? इंस्टैंटेनियस ही है, एवरेज नहीं है। यस और नो? यस और नो? वो एवरेज भी पूछ सकता था, तो v एवरेज कितना आता? 1/3, 0 से 3, 12t माइनस 3t स्क्वायर डॉट dt। इसको सॉल्व कर लो, एवरेज आ जाएगा। पहले एक सवाल में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, पहले एक सवाल में मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। सो दैट्स इट। इसके बाद में अच्छा ये एक लास्ट सवाल और बचा है, इसको और देख लो। क्या दिया गया है? v बराबर v0 प्लस का लैम्बडा x। ये सवाल में दिया गया। इसको और क्या हो गया? ओके आ गया। ओके ठीक है। The velocity of a particle moving along the x-axis is given by v बराबर v0 प्लस का लैम्बडा x। ठीक है, where v0 and lambda are constant, find the velocity in terms of t। सवाल को ध्यान से देखना, vx रिलेशन है और vt आपसे पूछा गया है। हाउ कैन यू सॉल्व इट? v बराबर इस फॉर्मेट में आपको दिया गया है, कैसे कर सकते हैं? vt चाहिए, vx से vt, vx से vt। एक काम करूं मैं, देखो कैसे। ओके, मैं इसको लिख सकता हूं dx बाई dt बराबर v0 प्लस का लैम्बडा x। यस और नो? तो इसको इधर उधर एडजस्ट करता हूं तो ये आएगा dx अपॉन v0 प्लस का लैम्बडा x बराबर का dt। यस और नो? इससे क्या फायदा होगा? कुछ नहीं। अब देखो यहां से आप इंटीग्रेशन कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? xt रिलेशन। क्या मिल जाएगा? xt रिलेशन। t बराबर 0 पर मान लो आप x बराबर 0 और t पे मान लो x। अच्छा, 1/x का इंटीग्रेशन log x कितना आएगा? log x। यस और नो? कुछ और नहीं दिया है क्या इन्होंने? dx से vt, v को dx बाई dt रख दिया। इसका करेंगे तो कितना आएगा? 1/x का log v0 प्लस का लैम्बडा x अपॉन लैम्बडा। अपॉन लैम्बडा क्यों? इसके जो कोफिशिएंट होते हैं उससे डिवाइड करते हैं, बराबर t। लिमिट कहां से कहां तक? लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेकर के t तक, और इधर में 0 से लेकर के x तक। तो ये लिमिट जरूर पुट करनी है भाई, 0 से लेकर के x तक। लैम्बडा इधर भेज दो
तो देखो ये आएगा ln v नॉट प्लस का लैम्बडा x, लिमिट वही 0 से x तक बराबर लैम्बडा t। मुझे बताओ आगे क्या होगा, x रखोगे तो ये तो यही आएगा ln v नॉट प्लस का लैम्बडा x माइनस x की जगह 0 रखोगे तो ये आएगा ln v नॉट बराबर लैम्बडा t। यस और नो? अच्छा एक बात बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या आगे चल के, ln क्या v नॉट प्लस का लैम्बडा x, v नॉट प्लस का लैम्बडा x अपॉन v नॉट। याद आ रहा है कुछ कुछ? क्या किया है पता है मैंने, log m माइनस log n, log m माइनस log n बराबर log m अपॉन n बराबर है लैम्बडा t। अब देखो log इधर से हटेगा तो ये आएगा कितना पता है, v नॉट प्लस का लैम्बडा x अपॉन v नॉट बराबर e टू द पावर लैम्बडा t। खत्म। चलो v नॉट से मैं यहां पर डिवाइड कर सकता हूं तो ये आएगा 1 प्लस का लैम्बडा अपॉन वी नॉट इंटू एक्स बराबर ई टू द पावर लैम्बडा टी। एक एक करके कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अब देखो, अब यहां से मेरे पास में एक तरीका है सीधा, पता है क्या, मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल तो उससे क्या हो जाएगा, देखो x तो है ही है, dx बाई dt होगा तो वो v बन जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। यस और नो? तो डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स। काफी डिफिकल्ट सवाल है। 0 प्लस का लैम्बडा अपॉन वी नॉट, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ये आएगा dx बराबर e टू द पावर लैम्बडा टी का एज इट इज इनटू लैम्बडा और इनटू dt। क्लियर? डिफरेंशिएशन आना चाहिए बेटा। e टू द पावर ax का डिफरेंशिएशन लिखोगे तो कितना आएगा, a e टू द पावर ax। तो देखो लैम्बडा e टू द पावर लैम्बडा टी, और dt क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल कर रहा हूं। तो अब मुझे क्या मिल गया, लैम्बडा अपॉन वी नॉट इंटू डी एक्स बराबर लैम्बडा ई टू द पावर लैम्बडा डी टी। खत्म। काटा पीटी कर सकता हूं। देखो लैम्बडा से लैम्बडा कैंसिल कर दो, dt को इधर ले आओ और वी नॉट को इधर ले आओ, तो dx बाई डी टी बराबर आएगा वी नॉट ई टू द पावर लैम्बडा टी। dx बाई डी टी आ जाएगा v बराबर आएगा वी नॉट ई टू द पावर लैम्बडा टी। खत्म। vt रिलेशन। क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगा क्या, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा क्या? यस और नो? बिल्कुल भाई लग सकता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये पूरा सवाल जो है वो कहीं ना कहीं मैथमेटिकल अप्रोचेस पर बेस्ड है। जिसको मैथमेटिकल अप्रोच आती है, जिसको मैथ्स थोड़ा सा घुमाना आता है, वो कर सकता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब कभी ऐसा सवाल हो तो आप चाहें तो उसको लास्ट के लिए छोड़ देना, लास्ट के लिए छोड़ देना। क्योंकि एक बात समझना है, हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। हमको किसी से को ये नहीं दिखाना है कि मैंने पूरे सवाल फिजिक्स के सही कर लिए। दैट डजंट मैटर। इससे आप बड़े नहीं हो जाओगे। बड़े तब बनोगे जब आप कॉलेज में पहुंच जाओगे। तो कॉलेज में पहुंचने के लिए, जहां पर देखो आपने सुना होगा, आप पता नहीं अब कितना क्या मानते हैं क्या नहीं है, वो तो देखो अब अपनी हर चीज अपने सब चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन कहीं ना कहीं मतलब जो भी अपने एक कहा गया है, कभी कभी युद्ध में जीतने के लिए कुछ चीजों को छोड़ देना चाहिए। ठीक है? कभी कभी युद्ध में जब जीतना होता है तो उस चीज को जाने देना चाहिए, मतलब लेट इट बी। एक्चुअली ये जो बातें हैं, मैं अभी कुछ दिन पहले ही देख रहा था, तो उसमें चल रहा था रिगार्डिंग कृष्ण भगवान के बारे में चला था। उनका एक नाम है रणछोड़, उनका एक नाम है रणछोड़। अच्छा, रणछोड़ मेरे एक दोस्त का नाम भी है। तो उसका अर्थ मैं समझ रहा था, तो उसने बोला कि उसमें बोल रहा था जो भी अब क्या एग्जैक्टली काफी पुरानी बात है, लेकिन मुझे अचानक से याद आई जब मैं ये चीज आपको बता रहा था। ये क्या है कि कभी कभी युद्ध को जीतने के लिए जरूरी होता है रण को छोड़ देना। बात समझ में आ रही है? कभी कभी युद्ध को जीतने के लिए जरूरी होता है रण को छोड़ देना। रण मतलब युद्ध भूमि, रण मतलब युद्ध भूमि, है ना? तो ऐसे कभी कभी एग्जाम में भी आपको ऐसे सवाल मिलेंगे। अब देखो, अब इसको हमको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखना है कि क्या, कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो, जब आप किसी क्वेश्चन के लिए जब आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो बीच में आपको एक आध दो सवाल ऐसे मिलेंगे। तो
उस पे अपना समय वेस्ट नहीं करना है, उस पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है बेटा, आगे बढ़ जाना है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि वो सवाल डाले ही इसलिए गए ताकि आप अटको। एक बुद्धिमानी बुद्धिमत्ता भरा जो निर्णय होगा वो ये होगा, इसलिए मैं बार बार कहता आया हूं, पहले बायो करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे और सबसे लास्ट में फिजिक्स करेंगे। इवन दो इट इज माई सब्जेक्ट, इवन दो इस सब्जेक्ट को मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा, क्योंकि मैं आपका भला चाहता हूं, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि भैया पहले बायो करो, फिर केमिस्ट्री करो, फिर फिजिक्स करो। फिजिक्स भी जब आप कर रहे हो, यदि किसी सवाल में 5-10 सेकंड के बाद में नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, लास्ट में देख लेंगे, लास्ट में देख लेंगे। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आगे की साइड में आपको सब हलवा टाइप के क्वेश्चन परोस के रखे हुए हैं, लेकिन आप यहीं पर उलझ के बैठे रह गए और आपसे पता लगा कि सर टाइम ही मैनेज नहीं हुआ। टाइम मैनेज नहीं हुआ, वो वहां पे आपकी गलती है, वो वहां पे आपकी गलती है। सवाल पढ़ो, सवाल में क्लियर लिख रहा है v और x का रिलेशन दिया और v और t के टर्म में निकालना है, ठीक है, ये सवाल दिया है। ये सवाल अपने आप में बताता है कि जब मैंने आपको रिलेशन समझाए थे तो उसमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है, फिर पुटिंग करनी पड़ती है, ये करना पड़ता है, दुनिया भर की चीजें बताई थी या नहीं बताई थी। तो इसका मतलब ये है कि ये एक बुद्धिमानी भरा निर्णय कहलाएगा यदि आप इस सवाल को छोड़ के आगे बढ़ जाओ, बाद में आके देख लेंगे, क्या दिक्कत है भाई? ऐसा तो नहीं होगा ना कि पता लगा कि इसके चक्कर में आगे वाला सवाल जो आसान सवाल था वही छूट गया हमारा। इज इट क्लियर टू यू? तो मैंने काफी सवाल यहां पर आपको करवाने की कोशिश करी है। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे टॉपिक कवर हुए होंगे। हालांकि अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि सर ग्राफ वाले क्वेश्चन कवर नहीं हुए हैं, लेकिन एक्चुअली देखो क्या है, ग्राफ वाले क्वेश्चन को समझने के लिए पहले मोशन इन द प्लेन का थोड़ा सा हिस्सा आपको आना चाहिए। हालांकि ग्राफ्स को मैंने मेन ग्राफ आपको समझाए हुए हैं। मोशन इन प्लेन के टाइम में भी मैं कुछ कोशिश करूंगा कि 2-3 ग्राफ वाले क्वेश्चंस को, यदि कई लोग जो लग रहे होंगे कि सर ने ग्राफ का एक भी सवाल नहीं करवाया, ग्राफ कैसे आएगा, क्या आएगा, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप ग्राफ वाला ओरिजिनल लेक्चर पूरा देख सकते हैं, जहां पे मैंने ग्राफ कन्वर्जन से लेकर के सारी चीजें बताई हैं। या फिर मैं कोशिश करूंगा कि मोशन इन प्लेन के लेक्चर में भी 1 या 2 ग्राफ डाल के आपको ग्राफिकल रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं उनकी भी मैं आपको एक बार प्रैक्टिस करवा दूं। लेकिन याद रखना, यदि डीपीएस में कोई ग्राफ का सवाल आता है तो वो आएगा, उससे डरना नहीं है, उसको खुद की अप्रोच से आपको सॉल्व करना है, ठीक है? श्योर? सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए बेटा बस इतना ही। मुलाकात फिर से होगी अपनी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए